हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं CSS के अंदर सिलेक्टर्स को। तो इस चैप्टर की स्टार्ट के लिए एक ऑलरेडी HTML फाइल है जिसको हमने बनाया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसी के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। HTML के अंदर आपको कोड कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा एंड जब इस HTML फाइल को आप अपने ब्राउजर में खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमें दिखाई देगा। कोरा नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी पॉपुलर है, शायद आपने अपने जेई के टाइम्स पे या स्कूल के टाइम पे जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें हैं, कुछ जैसे ये हमारे नेविगेशन के जो लिंक्स हैं वो हो गए, या फिर अपवोट करने का ऑप्शन हो गया, बटन हो गया, आंसर करने का बटन हो गया। तो एक तरीके से हमने बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा वर्जन ऑफ कोरा बनाने की कोशिश की है। उसका पूरा कोड आपको HTML के अंदर मिल जाएगा। ये HTML कोड कैसे आया उस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप चाहें तो किसी और कोड के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को सीखना, बट इसके साथ आप स्टार्ट करेंगे तो मैं जो चीज़ें सेम कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ वही सेम कॉन्सेप्ट्स आप भी अप्लाई कर पाएंगे साथ के साथ। अब अभी जो ये पूरा का पूरा पेज दिख रहा है इसके अंदर कोई स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है, कोई CSS अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे करके हम इसे और थोड़ा सा रंगीन बनाएंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी हम CSS ऐड करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो उसके लिए ऑलरेडी एक style.css नाम से हमने फाइल बनाई हुई है एंड इस फाइल को हमने लिंक किया है अपनी index.html फाइल के साथ। तो आपको भी साथ के साथ एक style.css फाइल क्रिएट कर लेनी है। कैसे क्रिएट करते हैं फाइल, ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर VS कोड में जाकर न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है एंड अपनी फाइल को नाम दे देना है। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड अब शुरुआत करते हैं सिलेक्टर्स के साथ। सिलेक्टर्स को हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी एलिमेंट या फिर अपने पूरे index.html के अंदर या कोई भी HTML फाइल है उसके अंदर किसी भी सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करना ताकि हम उसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सके। अब अभी तक जो हमने सिलेक्टर्स देखे हैं उसमें एक सिलेक्टर देखा है जो था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने H1 लिख दिया तो सारे के सारे H1 पर मैं अपनी CSS अप्लाई कर पाऊंगी, या अगर मैंने बटन लिख दिया तो सारे के सारे बटन्स पर मैं अपनी CSS अप्लाई कर पाऊंगी। लेकिन इस चैप्टर में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर्स देखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपना जो पुराना फॉर्मेट हमने सिलेक्टर्स का सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में CSS को अप्लाई करने के लिए मैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लिखती थी, जहाँ यहाँ आता था मेरे HTML एलिमेंट का नाम, उसके बाद आते थे मेरे कर्ली ब्रेसेस एंड अंदर कोई मैं प्रॉपर्टी लिखती थी एंड उसकी वैल्यू लिखती थी। अब ये प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू लिखने वाला जो सिस्टम है ये सबके लिए सेम रहेगा। सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर ये वाला पार्ट होता है मेरे CSS का, मेरे CSS फॉर्मेट का, जिसमें मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है H1 नाम की हेडिंग को, तो बेसिकली ये जो H1 है ये यहाँ पर मेरा सिलेक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस H1 की जगह हम और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ईजी सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल यानी जो बेसिकली सारी की सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। जब मुझे कुछ ऐसा स्टाइल लिखना होता है अपने CSS फाइल के अंदर जो पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर जाए तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। और यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखते हैं एस्टरिस्क। हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर इस तरीके का स्टार का एक सिंबल होगा, इसको हम एस्टरिस्क कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में, या इन जनरल इस सिंबल का नाम एस्टरिस्क है। तो इस एस्टरिस्क को लिखकर हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद अंदर जो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू लिखी होगी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के हर एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। ये मेरी HTML फाइल है, इसको हल्का सा पहले समझ लेते हैं। सिलेक्टर यूज करने से पहले मैंने क्या किया है, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहला टैग जो मैंने यूज किया है वो है मेरा हेडर टैग। जो मेरा इतना पार्ट है ये सारा का सारा पार्ट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले वाला सारा पार्ट मेरे हेडर टैग के अंदर आता है। इसके अंदर मैंने H1 के अंदर कोरा लिखा हुआ है, अपने बटन्स बनाए हुए हैं, इनपुट फील्ड्स बनाई हुई है और मैंने अपना मेन्यू बनाया हुआ है नेविगेशन टैग के अंदर। उसके बाद मैंने मेन टैग को यूज़ किया है एंड फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन में क्लब करके मैंने छोटे छोटे पोस्ट डाले, जैसे कोरा के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं उस तरीके से मैंने कुछ क्रिएट किया है। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टैग, H3 टैग एंड मेरे बटन्स का कॉम्बिनेशन है। फिर वही सेम चीज़ में हमने रिपीट किया है, तो उसी सेम चीज़ को एक तरीके से रिपीट करके 4 बार मैंने क्रिएट किया है। ये हम नाम देख सकते हैं। अगर मुझे इस व्यक्ति को फॉलो करना है तो मुझे इस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा, ऑल्दो क्लिक करने से कुछ ऐसा वैलिड नहीं खुलेगा, बट ये मैंने एक एंकर टैग यहाँ पर बनाए हुए हैं सारे के सारे। यहाँ पर ये H3 हेडिंग है जो ऑलरेडी बोल्ड में है एंड 2 बटन्स को हमने क्रिएट किया है जिनको क्लिक करने से अभी तो कुछ नहीं होता क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट को सीखा नहीं है, बट ये बेसिक फॉर्मेट है कि कैसे हमने HTML के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट किया है।
अब अगर मुझे style.css के अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एस्टरिस्क एंड उसके बाद मेरे कर्ली ब्रेसेस। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, पूरी की पूरी में जो मेरी फाइल है इसको मैं एक फॉन्ट फैमिली देने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंट का हम फॉन्ट चेंज करने वाले हैं। इसमें से हम कोई भी रैंडम फॉन्ट ले सकते हैं। लेट्स सपोज वी टेक कुरियर न्यू एंड इसकी हम लिस्ट नहीं लेते, एक सिंगल फॉन्ट ही ले लेते हैं। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो गया। एंड जैसे ही मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखा है, पहले जैसे होता था हम H1 लिखते थे तो सिर्फ हेडिंग्स चेंज होती थी, अगर हम बटन्स लिखते थे तो सिर्फ बटन चेंज होंगे, डिव लिखेंगे तो सारे के सारे डिव्स चेंज होंगे। पर क्योंकि मैंने एस्टरिस्क लिखा है तो क्या हुआ, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। फिर चाहे अब बटन हो, फिर चाहे अब इनपुट हो, फिर चाहे अब एंकर टैग्स हो, लिंक्स हो, सारे के सारे जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो ये काम होता है एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का। बट इसको हमारी जो प्रैक्टिकल डे टू डे वेबसाइट्स, सुंदर सुंदर वेबसाइट्स जिनको हम देखते हैं उसके अंदर यूजुअली यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चेंजेस ले आता है, जबकि रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर हमें छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस लाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। इसके साथ एक और ऑप्शन हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि हर चीज़ का बैकग्राउंड कलर मेरे लिए ब्लू हो जाए, तो उस केस में अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो अब हर चीज़ का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। इनफैक्ट ये जो मेरे बटन्स हैं इनका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो मुझे एक साथ पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर का। नेक्स्ट जिस सिलेक्टर की हम बात करने वाले हैं ये है मेरा एलिमेंट सिलेक्टर एंड इसको ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। एलिमेंट सिलेक्टर का काम होता है सेम टाइप के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना। जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर मुझे H1 नाम की सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है तो मैं लिखूंगी H1, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड अंदर मैं कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को डिफाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो H1 है, दिस इज माई एलिमेंट सिलेक्टर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे index.html फाइल के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मेरी सारी की सारी H3 हेडिंग्स हैं जिनसे मैंने सवाल पूछ रखे हैं या फिर जिनसे डिफरेंट लोगों ने कुछ भी कमेंट कर रखा है, इनके लिए मैं कलर चेंज करने वाली हूँ। यानी ये जो मेरी H3 हेडिंग है जिनसे ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनके लिए अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं लिखूंगी H3 एंड उसके बाद मैं डिफाइन कर सकती हूँ माई कलर एज लेट्स सपोज पर्पल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सारी की सारी जो H3 हेडिंग्स है इनके लिए मेरे पास कलर चेंज हो जाएगा। मैं सेम चीज़ चाहूँ तो अपने H1 के लिए भी कर सकती हूँ। H1 में मैंने यहाँ पर कोरा लिखा हुआ है, तो H1 के लिए अगर मैं चाहूँ तो अपना कलर मैं डिफाइन कर सकती हूँ। इनफैक्ट हम क्या करने वाले हैं, मैं जाकर सीधा कोरा पर सर्च करूँगी एंड कोरा पर जाने के बाद इस पेज पर तो कलर नहीं मिलेगा। हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉग वाला कोई भी पेज खोलेंगे, इंस्पेक्ट एंड इस साइन इन बटन का जो कलर है इसको मैं कॉपी करने वाली हूँ, क्योंकि ये साइन इन बटन का कलर एंड कोरा का जो ओरिजिनल कलर है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। इसका यहाँ पर मुझे हैश कोड दिख रहा है B92B27, तो मैं सेम चीज़ लिखने वाली हूँ B92B27। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस एंड अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो क्या हुआ, जो कोरा का ओरिजिनल कलर है वेबसाइट का वही सेम मैंने अपनी H1 नाम की हेडिंग को दे दिया है। अब एक और चीज़ होती है एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो एक साथ हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ कि मेरी H3 और H1 को दोनों को मुझे सेम कलर देना है तो मैं लिख सकती हूँ H1, H3 एंड इसको ऊपर से यहाँ मैं हटा लेती हूँ, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरी H3 का भी सेम कलर आ गया, दिस कलर एंड H1 का भी सेम कलर आ गया। तो दोनों टाइप की हेडिंग्स को मैंने एक साथ सेम कलर दे दिया। तो जब भी मुझे सेम प्रॉपर्टी देनी होती है मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा ID सिलेक्टर। IDs के बारे में हमने एक बार पहले बात की थी। कहाँ पर बात की थी, जब हमने फॉर्म्स को पढ़ा था। फॉर्म्स के अंदर जब भी हम अपना कोई इनपुट टाइप डिफाइन करते थे, हर इनपुट टाइप के साथ हम एक लेबल लिखते थे एंड लेबल के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लिखते थे फॉर नाम से, और इनपुट के अंदर हम एक ID एट्रीब्यूट लिखते थे। जैसे मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ID दे दी माई ID, तो यहाँ पर फॉर में मैं लिखती थी फॉर माई ID। तो ये दोनों चीज़ें मुझे सेम लिखनी होती थी ताकि हमारे ब्राउज़र को पता रहे कि ये जो लेबल लिखा हुआ है ये इस इनपुट के लिए लिखा गया है।
तो एक बार हमने ऑलरेडी आईडीज को पढ़ा हुआ है एंड वही सेम मतलब होता है आईडीज का जो हमने फॉर्म्स में सीखा था। आईडी की अगर डिटेल में बात करें तो आईडी एक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, जिस एलिमेंट के अंदर हमने वो आईडी लिखी है वही एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट। और आईडी हमेशा क्या होती है, आईडी ऑल्दो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी दे सकते हैं बट वो एडवाइजेबल नहीं होता। हम हमेशा एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी दे रहे होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, लेट्स सपोज मैंने एक H1 हेडिंग ली जिसको मैंने आईडी दी है आईडी इज इक्वल टू माई आईडी। अब इस H1 को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, आईडी सिलेक्टर में मुझे लिखना होगा हैश। तो जो हेक्स कोड के टाइम पर हम हैश लिखते थे वैसे ही मुझे हैश लिखना है और फिर मुझे अपनी आईडी का नाम लिखना है। तो मैंने माई आईडी को यूज़ किया था और ये बिल्कुल केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर स्मॉल में m लिखा हुआ है तो यहाँ भी स्मॉल m आएगा, यहाँ कैपिटल में लिखा होता है तो यहाँ भी कैपिटल में आता। तो हैश माई आईडी करके अब मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर डिफाइन कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इसी H1 पर CSS अप्लाई करनी है, मान लेते हैं मैंने बहुत सारी H1 बनाई हुई हैं बट अगर मुझे सिर्फ इसी वाले पर अपनी CSS अप्लाई करनी है तो फिर मैं आईडी सिलेक्टर का यूज कर सकती हूँ। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपने जो बटन्स बनाए हैं, एक है मेरा लॉगिन बटन, एक है मेरा साइन अप बटन। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों बटन्स को इंडिविजुअली अलग अलग स्टाइल दूंगी। तो सबसे पहले तो इन बटन्स को ढूंढते हैं। ये रहा मेरा लॉगिन बटन, ये रहा मेरा साइन अप बटन। इन बटन्स को ऑलरेडी मैंने आईडी दी हुई है। एक लॉगिन बटन को मैंने लॉगिन आईडी दी है, साइन अप बटन को मैंने साइन अप आईडी दी है। बाकी हम चाहें तो आईडी का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको बटन 1, इसको बटन 2 भी दे सकती हूँ बट वो ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होगा। हमें हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके की आईडी और इस तरीके के क्लास के नाम देने चाहिए जिसको देखते ही पता चल जाए कि वो एलिमेंट एक्चुअली क्या है और वो क्या काम करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंट्यूटिव बनाने के लिए लॉगिन एंड साइन अप हमने रखा है। तो सबसे पहले हम अपने लॉगिन बटन को स्टाइल करते हैं। लॉगिन बटन को स्टाइल करने के लिए इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं व्हाइट। अभी इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है तो इसको हम व्हाइट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आईडी सिलेक्टर लिखते हैं हैश एंड लॉगिन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं वाइट। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास वाइट के इक्वल आ गया है। साइन अप बटन को भी करते हैं। साइन अप बटन जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम कोरा वाले रेडिश कलर के इक्वल रखने वाले हैं। तो index.html के अंदर ये है मेरी आईडी साइन अप। इसको भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर यूजिंग माई आईडी सिलेक्टर। सो साइन अप, इसको हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर ये वाला, ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब साथ के साथ इसके जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम वाइट में चेंज कर देते हैं। तो कलर टू वाइट, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो ये मेरा लॉगिन बटन हो गया, ये मेरा साइन अप बटन हो गया। अब इनको क्लिक करने से कुछ नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम CSS के बाद पढ़ेंगे। बट अब मैंने क्या किया, स्टाइल अप्लाई किया बट कुछ ऐसा स्टाइल था जो सिर्फ लॉगिन पर अप्लाई हुआ। ऐसा नहीं है कि लॉगिन को मैंने बैकग्राउंड वाइट दे दिया तो मेरे आंसर वाले बटन का कलर चेंज हो गया या मेरे अपवोट वाले बटन का कलर चेंज हो गया। सिर्फ लॉगिन का कलर चेंज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ साइन अप का कलर एंड बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने आईडी सिलेक्टर को यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए। एंड आईडी सिलेक्टर्स को हम आगे जाके बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करने वाले हैं, तो एक तरीके से हमें ये याद ही होने वाले हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा क्लास सिलेक्टर। अब जैसे आईडी सिलेक्टर यूज होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए, वैसे ही हम किसी भी एलिमेंट को क्लास एट्रीब्यूट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने HTML कोड के अंदर एक H1 एलिमेंट बनाया हुआ है, उसके साथ साथ मान लेते हैं मैंने कोई बटन बनाया हुआ है, आगे जाके मैंने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इन तीनों का कलर मुझे क्या देना है। और भी कोड मैंने लिखा हुआ है ऊपर भी नीचे भी, पर इन पर्टिकुलर 3 को मुझे एक कलर देना है। इनका टेक्स्ट कलर मैं चाहती हूँ रेड के इक्वल हो जाए। तो इसको पॉसिबल कराने का क्या तरीका है, अगर सिर्फ 3 एलिमेंट्स या मल्टीपल एलिमेंट्स को मुझे ग्रुप करना है तो उनके लिए मैं यूज कर सकती हूँ अपने क्लास एट्रीब्यूट का। जैसे हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट होता है वैसे ही मेरे पास क्लास एट्रीब्यूट होता है। मैं क्या कर सकती हूँ, H1 में क्लास इज इक्वल टू A। लेट्स सपोज मैंने अपनी क्लास का नाम A दिया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बटन को भी मैं सेम क्लास दे सकती हूँ A के इक्वल, एंड उसी तरीके से पैराग्राफ को भी मैं सेम क्लास दे सकती हूँ
ए के इक्वल। एंड जैसे ही मैंने तीनों को सेम क्लास दे दी, अब इन तीनों को अगर मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्टर में मुझे सिर्फ इनकी क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे स्कूल के अंदर सेक्शंस होते थे, क्लास हमारा सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी होता था, सेक्शन सी होता था, ऑल्दो सारे के सारे बच्चे मान लेते हैं 12th क्लास के हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ सेक्शन ए वालों को कुछ जाकर देना है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ सेक्शन ए वालों को अपने पास बुलाऊंगी। तो इस तरीके से क्लास के नाम को यूज करके हमने जिन एलिमेंट्स को ग्रुप किया है, यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया है, इन सब की हम स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्लास के नाम को यूज करने के लिए मैं यूज करती हूँ डॉट ऑपरेटर का। तो एक तरीके से मैं लिखूंगी डॉट और फिर इनकी क्लास का नाम है ए, उसके बाद करली ब्रेसेस एंड फिर अपने प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को मैं यूज कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इन सबको कलर रेड देना है तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कलर एंड वैल्यू के अंदर रेड। तो इस तरीके से इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स पर मेरा कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने इनका क्लास सेलेक्टर यूज किया है। तो क्लास सेलेक्टर को यूज करने का बेसिक फॉर्मेट होता है कि मैं डॉट लिखती हूँ, उसके बाद मैं क्लास का नाम लिखती हूँ एंड उसके बाद हम अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को लिख देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर सिलेक्टर इज माय क्लास सिलेक्टर। इसको आप मल्टीपल यानी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम टाइप के कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा ये जो पेज है, इसमें मैं चाहती हूँ कि ये जो अपवोट वाला बटन है, इन सारे अपवोट बटन्स को मैं कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन देना चाहती हूँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगी index.html पर, जहाँ पर भी मैंने अपवोट लिखा है वहाँ पर हर बटन को मैं क्लास दे दूँगी। क्लास को हम लिख देते हैं अपवोट। तो मैंने क्लास का नाम, जैसे आईडी का नाम लिखते थे वैसे ही बस क्लास का नाम लिख दिया अपवोट। अब नेक्स्ट अपवोट बटन को सर्च करके वहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट, यहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट, यहाँ पर भी क्लास का नाम अपवोट। इसको कर लिया हमने सेव एंड अब स्टाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जाकर मैं लिखने वाली हूँ डॉट, मेरी क्लास का नाम था अपवोट। अब यहाँ पर मैं हर बटन को बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे जो भी बटन्स अपवोट वाले थे जिनको मैंने क्लास अपवोट दी थी उनका कलर अब चेंज हो गया है टू ग्रीन कलर। अगर मैं चाहती तो एक क्लास का नाम, अगर मान लेते हैं मैंने किसी आंसर को दे दिया होता, इस आंसर को एक बार क्लास का नाम देकर देखते हैं। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, आंसर का बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन के इक्वल हो गया। बट आंसर को अभी के लिए अलग रखते हैं। तो जिस भी एलिमेंट को आप सेम क्लास दे देंगे उसी का बैकग्राउंड कलर या उसी की CSS प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर ये सेम क्लास का नाम मैं किसको दे देती, मैं मान लेते हैं अपने इस लास्ट पैराग्राफ को दे देती, इसको मैं दे देती क्लास इज इक्वल टू सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो जो मेरी क्लास प्रॉपर्टी है वो ये नहीं देखती कि आपने सेम टाइप के एलिमेंट्स को क्लास दिए क्या, आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को भी सेम क्लास दे सकते हैं और वो सेम प्रॉपर्टी हर एलिमेंट पर अप्लाई होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइप। तो अभी के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा देखने में, तो पैराग्राफ से इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर लिया इसको। यहाँ पर टेक्स्ट को भी मैं वाइट कर सकती हूँ फॉर माई अपवोट। तो टेक्स्ट को वाइट करने के लिए इसको कलर दे देते हैं 2 या वाइटिश की जगह और थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज एलिस ब्लू। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा अपवोट वाला बटन हो गया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मुझे ऑलरेडी एक HTML फाइल दी गई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे अपने ब्राउजर पर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज मुझे दिखाई देगा। अभी इसके अंदर कोई CSS अप्लाइड नहीं है। मुझे ऊपर फेसबुक लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे 2 बटन्स दिख रहे हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर, नीचे मुझे सर्च दिख रहा है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ एंड एक सर्च बटन मुझे दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर पेज पर मुझे CSS अप्लाई करनी है। CSS के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपनी फॉन्ट फैमिली को चूज़ करना है टू कुरियर न्यू। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने इस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट के लिए मैं एक CSS फाइल क्रिएट करूँगी। यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं नाम दूंगी practicequestion.css। practicequestion.css है एंड अब इस फाइल को एक बार लिंक कर लेते हैं। लिंक करने का फॉर्मेट हमें पता ही है, लिंक पहले रिलेशन बता देंगे दैट दिस इज अ स्टाइल शीट, उसके बाद href करके practicequestion.css इसको कर लेते हैं सेव। अब सबसे पहले अप्लाई करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टाइलिंग। मुझे बोला है प्रैक्टिस क्वेश्चन में कि फॉन्ट फैमिली को फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट मुझे सेट करना है टू कुरियर न्यू। तो एंटायर डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट पर जब भी मुझे चीज़ों को सेट करना होता है हम कौन से सिलेक्टर को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो मैं लिखूंगी यूनिवर्सल सिलेक्टर एंड उसके बाद हम अपनी फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं एज कुरियर
न्यू। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो गया है। एंड आई होप कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनमें साथ के साथ आप जैसे ही क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया आप पॉज करते हैं और पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो साथ के साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऑब्वियसली अगर आपको फर्स्ट टाइम टॉपिक समझ रहे हैं तो थोड़े बहुत इश्यूज बीच में हमें आएंगे, बट उसमें घबराने वाली बात नहीं है। पर एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लेना है। एक बार आप ट्राई कर लेंगे उसके बाद आगे जाकर आप मेरे वाला एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बट ट्राई जरूर करना है, तभी हम सीख रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि टेक्स्ट कलर फॉर ऑल H1 हेडिंग्स को हम इस कलर में सेट करेंगे। दिस कलर इज 1B74E4। तो H1 सारी हेडिंग्स के लिए मुझे ये करना है। अच्छा, यहाँ पर सिलेक्टर्स के नाम भी लिख लेते हैं साथ के साथ। दिस वॉज माई यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये वाला सिलेक्टर है मेरा एलिमेंट सिलेक्टर, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे H1 को सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन .css फाइल पर आ जाते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सारे H1 को एंड इसमें मुझे कलर जो है उसको असाइन करना है टू #1B74E4। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरे फेसबुक का कलर चेंज होकर हो गया है टू समथिंग ब्लू विच इज़ द ओरिजिनल फेसबुक कलर नियर टू। तीसरा स्टाइल हम देख लेते हैं, सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ सर्च बटन टू ब्लैक एंड टेक्स्ट टू वाइट। यानी अब मुझे सिर्फ सर्च वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है, इसकी स्टाइलिंग सेट करनी है। तो एक पर्टिकुलर बटन को मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ मैं अपना ID सिलेक्टर यूज़ कर सकती हूँ। एक सिंगल एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन .html के अंदर सर्च जो बटन है उसको ऑलरेडी एक ID दी गई है, सर्च BTN। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। कैसे सिलेक्ट करते हैं ID सिलेक्टर से, पहले लिखेंगे हैश, उसके बाद अपनी ID का नाम एंड अंदर हम दे सकते हैं अपना बैकग्राउंड कलर मुझे सेट करना है टू ब्लैक एंड टेक्स्ट का कलर मुझे सेट करना है टू वाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा सर्च बटन भी चेंज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लास्ट स्टाइल की, यानी सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ लॉगिन एंड साइन अप बटन टू एक्वा। यानी इन दो बटन्स को ग्रुप करके इन दोनों का बैकग्राउंड कलर मुझे एक्वा बनाना है। तो इसके लिए हम क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना है। मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग ID भी दे सकती हूँ। यानी एक तरीका तो होगा कि ये मेरा जो लॉगिन बटन है, ये मेरा जो रजिस्टर बटन है, इन दोनों को मैं ID दे दूँ। पहले को ID दे दूँ मैं लॉगिन एंड रजिस्टर को मैं एक दूसरी ID दे दूँ रजिस्टर। तो क्या हुआ, लॉगिन बटन को एक इंडिविजुअल ID मिल गई, क्लास तो उसके पास पहले से थी, रजिस्टर को भी ID मिल गई। और अब अगर इन्हें मुझे स्टाइल देना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ, हैश लॉगिन पहले को सिलेक्ट कर लिया और दूसरे को सिलेक्ट करने के लिए रजिस्टर। एंड अब मैं दे सकती हूँ माई बैकग्राउंड कलर टू एक्वा। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड रिफ्रेश। ये एक तरीका है स्टाइल को अप्लाई करने का, बट क्योंकि हम सारे के सारे सिलेक्टर्स को यहाँ पर सीख रहे हैं तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड मैं क्या करने वाली हूँ, क्लास सिलेक्टर को यूज़ करूँगी। दोनों को मैंने क्लास दी थी यूज़र बटन, तो डॉट यूज़र BTN एंड यहाँ पर यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर टू एक्वा, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तो स्टाइल को अप्लाई करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर एक ही सिंगल एलिमेंट को आपने ID भी दी हुई है, क्लास भी दिया हुआ है, या फिर आप सारे के सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो चाहे तो आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर लीजिए, ID सेलेक्टर कर लीजिए या क्लास सेलेक्टर कर लीजिए। बट हमें ये पता होना चाहिए कि सेम स्टाइल किसी भी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करने का कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं होता। हम अलग अलग तरीकों से सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट पर। नेक्स्ट सेलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये है मेरा डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, यानी मान लेते हैं अगर ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी या नाना नानी हैं, इनके डिसेंडेंट्स होंगे इनसे जो नीचे आए हैं। इनसे नीचे आए हैं मतलब हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के डिसेंडेंट्स कौन है, हम। उसी तरीके से HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर मान लेते हैं अगर मैंने कोई स्पैन टैग लिखा हुआ है और उसके अंदर अगर मान लेते हैं मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने काफ़ी सारे LIs लिस्ट किए हुए हैं। तो एक तरीके से ये जो पैराग्राफ है ये सबसे ऊपर वाले लेवल पर आ जाएगा, उसके नीचे वाले लेवल पर मेरा स्पैन आ जाएगा, इसके नीचे वाले लेवल पर अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, उसके नीचे वाले लेवल पर मेरे LIs आ जाएंगे। तो ये जो हायरार्की होती है जो हमें रियल लाइफ के अंदर देखने को मिलती है उसको हम HTML के अंदर भी देख सकते हैं। तो नीचे जो LI है वो इन सब का डिसेंडेंट है। UL की बात करें तो ये इनका डिसेंडेंट है। तो ऊपर जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे
जो भी जनरेशन निकलती है, जो भी लेवल निकलता है, उसको हम डिसेंडेंट लेवल कहते हैं। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर का काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मैंने लिखा div एंड उसके बाद लिखा मैंने p, तो यहाँ पर मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ कर रही हूँ, यानी मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारे पैराग्राफ टैग्स जो मेरे div टैग्स के अंदर लिखे हुए हैं। हो सकता है मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, कोई पैराग्राफ इस तरीके से लिखा हुआ हो, मान लेते हैं मैंने एक स्पैन बनाया और स्पैन के अंदर जाकर मैं पैराग्राफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, बट कुछ इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। अब एक मैंने बनाया है div एंड उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग को क्रिएट करने की कोशिश की है। अब अगर मुझे स्टाइल सिर्फ इस वाले पैराग्राफ टैग पर अप्लाई करना है, मतलब सिर्फ इस वाले पैराग्राफ टैग पर, तो या तो मैं इसको इंडिविजुअल आईडी दे सकती हूँ, या फिर अगर बहुत सारे ऐसे डिव मैंने बनाए हुए हैं जिसके अंदर पैराग्राफ टैग्स हैं और इन सारे डिव्स पर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो फिर मैं अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करूंगी। इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे पहले आउटर लेवल के एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा और फिर अपने इनर लेवल के एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा। तो div p अगर मैं लिख रही हूँ तो इट सिलेक्ट्स ऑल पैराग्राफ्स विच आर इनसाइड माई divs। इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे अपने पेज के अंदर बहुत सारे एंकर टैग्स दिख रहे हैं। ये जो मेरे नेविगेशन में लिंक्स हैं, होम के लिए मैंने एक लिंक दिया है, फॉलोइंग के लिए, आंसर के लिए, स्पेसेस के लिए, ये कुछ ऑप्शंस है जो कोरा पे अवेलेबल होते हैं, तो इनके लिए मैंने लिंक्स दिए हैं एंड साथ के साथ जो व्यक्ति है उनको फॉलो करने के लिए भी मैंने अलग से लिंक दिए हैं। तो बहुत सारे एंकर टैग्स मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, एक सेट ऑफ एंकर टैग्स है जो मेरे नेविगेशन के अंदर अवेलेबल है एंड दूसरे सेट ऑफ एंकर टैग्स हैं जो यहाँ पर मेरे पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ वाले जो एंकर टैग्स हैं, मुझे नोट करना है ये वाले एंकर टैग सारे नेविगेशन में हैं, ये पैराग्राफ के अंदर नहीं है, लिस्ट का पार्ट है ये। और ये सारे जो एंकर टैग्स हैं, ये वाला एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग, ये वाला एंकर टैग एंड ये चौथा एंकर टैग, ये चारों पैराग्राफ का पार्ट है। तो जो भी पैराग्राफ के पार्ट वाले एंकर टैग्स हैं, इनको मैं कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज इनको मुझे कलर देना है पर्पल के इक्वल। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना डिसेंडेंट सिलेक्टर। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं, इस डिसेंडेंट सिलेक्टर को लिखने का मतलब है कि जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उन सब में देख लीजिए जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब को मुझे कलर देना है टू पर्पल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे ये वाले जो एंकर टैग्स थे जिनको फॉलो करने के लिए यूज करना था, इनका कलर अब पर्पल हो गया, बट ऊपर वाले नेविगेशन वाले एंकर टैग्स का अभी भी कलर सेम है। अब मैं चाहूँ तो इनको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इनको बैकग्राउंड कलर दिया है थोड़ा सा येलोइश। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इन सबको एक बैकग्राउंड कलर भी मिल गया है। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिखती तो उस केस में क्या होता, उस केस में सेम स्टाइलिंग ऊपर वाले एंकर टैग्स पर भी अप्लाई होती, पर क्योंकि मुझे सिर्फ पैराग्राफ के अंदर वाले एंकर टैग्स चाहिए, इसीलिए ये स्टाइल सिर्फ इन वाले एंकर टैग्स पर अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे और ज़्यादा कॉमन तरीका डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज़ करने का ये है कि हम आउटर एलिमेंट को क्या कर देते हैं, क्लास दे देते हैं। जैसे मैं सारे के सारे पैराग्राफ्स, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जाके मैं नीचे काफ़ी एक बड़ा सा पैराग्राफ क्रिएट करूँ, जैसे लास्ट में वेबसाइट में मान लेते हैं कुछ इस तरीके से मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखती हूँ, दिस इज द एंड ऑफ माई वेबसाइट। कुछ भी रैंडम मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने किया है रिफ्रेश। सो दिस इज ऑल्सो अ पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर विजिट अस, या फिर लास्ट में लिखा हुआ है नो मोर अबाउट अस ऑन गूगल, और यहाँ मैं एक एंकर टैग की फॉर्म में google.com कुछ इस तरीके से लिंक दे देती हूँ एंड दिस इज माई एंकर टैग। इसको कर लेते हैं सेव। तो मैंने क्या किया है, इसे हटा देते हैं। मैंने लास्ट में एक पैराग्राफ क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और लास्ट में भी मैंने एक एंकर टैग को क्रिएट किया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब क्या हुआ, लास्ट में ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है जिसके अंदर एक मैंने लिंक दिया है गूगल करके, पर क्योंकि ये वाला जो लिंक है गूगल वाला, ये भी एक एंकर टैग है जो एक पैराग्राफ के अंदर आता है, बट मैं चाहती हूँ क्योंकि किसी को फॉलो करने के लिए लिंक नहीं दिया हुआ, फॉलो करने वाले लिंक्स का जो कलर है वो अलग होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, उस केस में मैं ऊपर वाले जो पैराग्राफ्स हैं
हैं। ये वाला पैराग्राफ मुझे देखते ही पता चल रहा है कि अलग टाइप का है। इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर एक पोस्ट है, इस पैराग्राफ के अंदर पोस्ट है, पर ये लास्ट वाला पैराग्राफ सिर्फ एक लाइन बताता है या किसी और चीज़ की तरफ मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं ऊपर वाले सारे पैराग्राफ्स को एक क्लास दे सकती हूँ। मैं इनको क्लास दे सकती हूँ, लेट्स सपोज पोस्ट के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर भी पोस्ट क्लास दे दिया, यहाँ पर भी पोस्ट दे दिया, यहाँ पर भी मैंने पोस्ट दे दिया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब कुछ चेंज नहीं हुआ, तो स्टाइल में जाकर अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस पैराग्राफ की जगह मैं लिखूंगी डॉट पोस्ट। तो मेरी क्लास का नाम यानी पोस्ट क्लास के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मुझे ये स्टाइल देना है। ये हुआ डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब। अब डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर एलिमेंट नहीं, मैं कह रही हूँ इस क्लास के अंदर, इस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उनको मुझे प्रॉपर्टी देनी है। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो लास्ट से वो चीज़ हट गई, क्योंकि वो चीज़ मुझे सिर्फ फॉलो के अंदर चाहिए थी। तो अब सिर्फ फॉलो का जो कलर है वो मेरे पास येलो के इक्वल है। तो इस तरीके से हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करते हैं टू सेलेक्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन माई HTML डॉक्यूमेंट। अब एक और स्पेशल चीज़ है डिसेंडेंट सिलेक्टर के बारे में कि इसमें हम मल्टीपल लेवल्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो लेवल लिए पोस्ट के अंदर ए, तो मैंने 2 लेवल्स की बात की है। मैं चाहूँ तो 3 लेवल पर भी चीज़ों को स्टाइल कर सकती हूँ। यानी यहाँ पर नेविगेशन के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट है। तो इसको अगर मुझे स्टाइल करना है तो यहाँ मैं नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट, तो 3 लेवल पर भी मैं स्टाइल कर सकती हूँ। इन सब को मैं कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज कुछ अलग सा अब कलर रखते हैं, एक हॉट पिंक टाइप कुछ कलर देते हैं। इसको कर लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी लिस्ट का कलर चेंज हो गया। अब लिस्ट के अंदर मेरे एंकर टैग का कलर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बुलेट का कलर चेंज हुआ है। तो बुलेट पॉइंट जो है उसका कलर अब चेंज होकर पिंक हो गया है। तो इस तरीके से अब मैं एक और लेवल अंदर चले जाऊँ और इस एंकर टैग को कलर दे दूं, यानी ये जो मेरे एंकर टैग्स है इनको भी सेम कलर दे दूं, तो मैं वो भी कर सकती हूँ 4 लेवल ऑफ डिसेंडेंट सिलेक्टर की हेल्प से। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब इनको मैंने कलर दे दिया है विच इज इक्वल टू पिंक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर की। अभी तक हमने सिलेक्टर शब्द देखा था, अब हम कॉम्बिनेटर शब्द देखेंगे। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, मल्टीपल सेलेक्टर्स को जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो उनको कंबाइन करने का जो काम करते हैं, जोड़ने का जो काम करते हैं, वो हमारे कॉम्बिनेटर्स करते हैं। कॉम्बिनेटर हो गया जैसे प्लस साइन एक कॉम्बिनेटर होता है। तो CSS के अंदर सबसे पहला कॉम्बिनेटर जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज माई एडजेसेंट या फिर सिबलिंग कॉम्बिनेटर। इसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ P या फिर मैं H3 लिखती हूँ तो ये इंडिविजुअली क्या है, ये इंडिविजुअली अगर मैंने सिर्फ P लिखा है तो ये मेरा एलिमेंट सेलेक्टर होगा। ये अगर सिर्फ मैंने H3 लिखा है तो ये भी मेरा एक एलिमेंट सेलेक्टर होगा। पर इन 2 सेलेक्टर्स को अगर मुझे कंबाइन करना है और कंबाइन करके मुझे सिबलिंग कॉम्बिनेटर चाहिए तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी प्लस लगाने का मतलब है कि मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारे की सारी हेडिंग 3 ये H3 जो इमीडिएटली पैराग्राफ के बाद लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, पैराग्राफ टैग को क्रिएट किया है एंड उसके बाद मैंने एक H3 लिखा है, इसके बाद मैंने एक और H3 लिखा है, उसके बाद मैंने कोई div लिखा हुआ है एंड div के अंदर भी मैंने एक H3 को क्रिएट किया है। अब अगर मैं चाहती हूं कि मैं सिर्फ इस वाले H3 को यूज कर पाऊं तो इसका एक रिलेशन मैं ये निकाल सकती हूँ कि ये वाला H3 इमीडिएटली इस पैराग्राफ के बाद आ रहा है। तो जितने भी पैराग्राफ हैं उसके बाद जितने भी H3 मेरे पास आ रहे हैं उन पर अगर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है तो मैं लिख सकती हूँ P प्लस H3। जो मेरी पूरी की पूरी हायरार्की होती है HTML की, इस हायरार्की के बारे में पहले भी हमने बात की है। तो इस हायरार्की से क्या बनेगा कि P और H3 दोनों सेम लेवल पर हैं, क्योंकि P इमीडिएटली H3 के बाद आ रहा है। ना P H3 का पेरेंट बन सकता है ना P H3 का चाइल्ड बन सकता है। मतलब ये लेवल में नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, ये दोनों सेम लेवल पर आते हैं HTML हायरार्की के अंदर। जबकि यहाँ पर मैं div और H3 की बात करूँ तो div ऊपर आएगा एंड H3 नीचे आएगा, क्योंकि div बाहर की तरफ है और H3 इसके अंदर लिखा हुआ है। बट क्योंकि P और ये दोनों H3 सेम लेवल पर लिखे हुए हैं इसीलिए इनका जो रिलेशन है उसको HTML के अंदर हम एक सिबलिंग रिलेशन कहेंगे, यानी भाई बहन वाला रिलेशन विच इज ऑन द इक्वल लेवल। अब इक्वल लेवल पर आ गए हैं तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो जब भी आपको कोई भी एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 या इस तरीके का रिलेशन दिखाई दे, इसका मतलब है कि ऐसे सारे एलिमेंट 2 हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमीडिएटली और सेम लेवल पर आर फॉलोड बाय
एलिमेंट 1। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे सारे के सारे जो पैराग्राफ टैग्स हैं, ये मेरा एक पैराग्राफ टैग है, तो हर पैराग्राफ टैग के इमीडिएटली बाद एक H3 हेडिंग आती है। इस वाले पैराग्राफ टैग के भी इमीडिएटली बाद एक H3 हेडिंग आ रही है, इस वाले पैराग्राफ टैग के भी इमीडिएटली बाद एक H3 हेडिंग आ रही है। तो जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं जिनके इमीडिएटली बाद जो H3 हेडिंग आ रही है, उस हेडिंग को मैं क्या करना चाहती हूँ, एक अंडरलाइन देना चाहती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ, पैराग्राफ टैग के इमीडिएटली बाद जो हेडिंग 3 आ रही है उसको मैं अंडरलाइन देना चाहती हूँ। अंडरलाइन के लिए याद करना है, CSS बेसिक्स में हमने पढ़ा था कौन से वाली प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इसके लिए मैं लिखूंगी टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पर मैं लिखूंगी अंडरलाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो पैराग्राफ टैग के इमीडिएटली बाद जितनी भी हेडिंग 3 थी, ये मेरी हेडिंग 3 थी, ये थी, ये थी एंड ये थी, इन सब को एक अंडरलाइन मिल गई है। तो इस तरीके से मेरा सिबलिंग जो कॉम्बिनेटर है वो यूज़ होता है। ऑल्दो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होगा, बट कहीं कहीं आपको इसका यूजेज दिख सकता है, तो इसका हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। एक और चीज़ हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, अपवोट नाम से मैंने क्लास किसको दी है, मैंने इस अपवोट बटन को दी है। तो इस अपवोट बटन के बाद जो मेरा आंसर बटन है, इसका कलर क्योंकि काफ़ी ग्रेश सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसके कलर को चेंज करके मैं इसको लाइट ब्लूइश कुछ कलर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी क्लास हैं अपवोट नाम से, उनके इमीडिएटली बाद वाले मैं बटन को सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो मैं लिखूँगी डॉट क्लास अपवोट प्लस बटन। ध्यान से देखा जाए तो इस क्लास के सेम लेवल पर जो बटन है, इस क्लास के सेम लेवल पर जो बटन है वो आंसर बटन ही है। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, कुछ ब्लूइश सा, हल्का ब्लूइश सा हम कलर सेलेक्ट करने वाले हैं। लेट्स से कॉर्नफ्लावर ब्लू, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, सारे के सारे आंसर का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। अब इसको मैं चाहूँ तो अपना एक फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फॉन्ट का कलर चेंज करके हम इसको दे सकते हैं सम डार्क ब्लू कलर, रिफ्रेश। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कॉम्बिनेटर की, यानी दो अगर सिलेक्टर्स के बीच में हमें चाइल्ड वाला रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज़ करेंगे। चाइल्ड वाला रिलेशन क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी डिव लिखा, डिव के अंदर अगर मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रही हूँ एंड उसके बाद दोबारा से मैं डिव को खत्म कर रही हूँ, तो इस डिव एंड इस पैराग्राफ के बीच में जो रिलेशन होगा, दिस इज माई चाइल्ड रिलेशन। तो अगर मैं वो सारे पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहती हूँ जो डिव के अंदर आते हैं, और अंदर आते हैं इन द सेंस डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स मतलब अगर डिव के अंदर पैराग्राफ आ रहा है एंड पैराग्राफ के अंदर मान लेते हैं मैंने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं कोई LI क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं डिव के लिए जो चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज कर सकती हूँ वो सिर्फ पैराग्राफ के लिए कर सकती हूँ, UL और LI के लिए नहीं कर सकती। तो जो डायरेक्ट एक लेवल अंदर आ रहा है उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ डिव के अंदर, तो ये ग्रेटर देन का साइन हम लिखते हैं, जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं उन पर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है। इसका एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ दिया हुआ है, स्पैन के अंदर जितने भी बटन्स आ रहे हैं उन पर मुझे अपना स्टाइलिंग अप्लाई करना है, तो मैं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स को लिख सकती हूँ। तो ये जो है इसको हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर कहते हैं। यहाँ पर सिलेक्टर नहीं, यहाँ पर कॉम्बिनेटर मेरे पास आ जाएगा। तो दो सिलेक्टर्स को मैंने कंबाइन कर दिया और दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेटर है मेरा चाइल्ड कॉम्बिनेटर है, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशन यहाँ पर आ रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ उन बटन्स की जो इमीडिएटली स्पैन के अंदर आते हैं और डायरेक्टली अंदर आते हैं, उन सारे बटन्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके लिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी डिव हैं उसके अंदर जो चिल्ड्रन एलिमेंट है, यानी डिव के अंदर जो भी इनपुट हैं, इन सारे इनपुट्स को मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ। लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर इनको हल्का सा हम येलोइश या रेडिश की शेड में कुछ भी दे देते हैं। तो डिव और इनपुट के बीच में क्या रिलेशन है, ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशन है। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए मैं लिख सकती हूँ डिव के जितने भी इनपुट चिल्ड्रन हैं उन सब को मैं एक बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट्स से डार्क ग्रे अगर मुझे कलर देना है अभी के लिए। तो इसको रिफ्रेश किया तो इन दोनों को बैकग्राउंड कलर मिल गया क्या, डार्क ग्रे के इक्वल। मैं चाहूँ तो इस कलर को चेंज करके कुछ और भी कर सकती हूँ। यहाँ पर एक हल्का सा कलर डार्क सैल्मन, एक बार देखते हैं। तो ये डार्क सैल्मन कलर मुझे मिल गया, इसके अंदर अब मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये हुआ मेरा डायरेक्ट
चाइल्ड डिसेंडेंट वाला रिलेशन। अब एक और चीज़ है, इसमें हम डायरेक्ट डिसेंडेंट की बात करते हैं। मतलब अगर मैंने ये जो NAV, UL, LI, A लिखा है, इन 4 लेवल्स की जगह मैं क्या कर सकती थी, सिंपली NAV और A भी लिख सकती थी। इसको कर लेते हैं सेव। और अब ये जो मेरी स्टाइलिंग है पुराने वाली, मतलब नेविगेशन के अंदर जो भी मैंने एंकर टैग्स लिखे हुए थे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो स्टाइल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करता है कि नेविगेशन के अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सबको ये कलर दे दो। वो ये नहीं देखता कि डायरेक्ट डिसेंडेंट होने चाहिए। मतलब नेविगेशन जहां पर लिखा हुआ है या नेविगेशन के अंदर एंकर टैग आ तो रहा है, बट नेविगेशन का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। नेविगेशन का डायरेक्ट चाइल्ड ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के डायरेक्ट चिल्ड्रन ये एलाइज हैं, और एलाइज के अंदर एक लेवल अंदर मेरा ए आता है। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर में आप मल्टीपल लेवल्स को स्किप करके अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जब भी हम अपने चाइल्ड सिलेक्टर की बात करते हैं उसमें एक ही लेवल अंदर हम जा सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर हम नहीं जा सकते। तो एक चाइल्ड कॉम्बिनेटर का डिसएडवांटेज होता है, इसीलिए इससे ज्यादा हम अपने डिसेंडेंट सिलेक्टर को प्रैक्टिकल केसेस में ज्यादा यूज करते हुए दिख रहे होंगे। तो ड्रॉबैक इसका कुछ इस तरीके का होगा कि अगर मैंने NAV A लिखा है तब तो स्टाइलिंग अप्लाई होगी, पर अगर मैं NAV चाइल्ड कॉम्बिनेटर के साथ लिख दूं और इसको रिफ्रेश करूं तो अब मेरा स्टाइल गायब हो गया और वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर हम डिसेंडेंट सिलेक्टर को यूज करेंगे। नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। यानी हम अपने एलिमेंट्स को उनके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू के बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और वैल्यू ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट। यानी अगर किसी एलिमेंट के अंदर चाहे कोई एट्रीब्यूट सिर्फ प्रेजेंट हो तब भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो तब भी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि मुझे सारे के सारे वो इनपुट एलिमेंट्स चाहिए जिसके अंदर एट्रीब्यूट किसी भी वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो उसके लिए मैं कोई भी CSS की प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को लिख सकती हूँ। तो इस तरीके का सिंटैक्स होता है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू, एंड उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम अपने वैल्यू की वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो ये मेरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी index.html फाइल के अंदर मैंने अपने div के अंदर ये 2 इनपुट्स बनाए हुए हैं। एक इनपुट के अंदर टाइप मैंने दिया हुआ है टेक्स्ट के इक्वल, एक इनपुट के अंदर टाइप मैंने दिया हुआ है पासवर्ड के इक्वल। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों को कलर, इनका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करने वाली हूँ बेस्ड ऑन देयर टाइप एट्रीब्यूट। तो अगर यूजर नेम होगा तो वो रेड कलर का हो जाए, और पासवर्ड होगा तो वो मान लेते हैं ग्रीन कलर का हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। तो पहले तो इनपुट को लेते हैं। इनपुट के अंदर पहले मैं लगाऊंगी अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेरे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट है टाइप के इक्वल। फिर मैं लिखूंगी इक्वल टू, अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट के इक्वल हो जाए, यानी मेरे यूजर नेम वाला जो इनपुट बॉक्स है तो उसके अंदर मैं चाहती हूं मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए। एंड अगर मेरे इनपुट बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट टाइप की वैल्यू सिर्फ पासवर्ड के इक्वल हो जाए, तो उसके अंदर आई वॉन्ट कि मेरे जो कलर है टेक्स्ट का दैट शुड बी इक्वल टू ग्रीन कलर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अभी तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, बट जब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो मुझे दिखेगा। अगर मैं आपको यूजर नेम लिखूंगी, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अब अगर मैं कोई यूजर नेम लिखूंगी तो वो रेड कलर में टाइप होगा, क्योंकि यहाँ मैंने जब भी टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है जैसे यूजर नेम है तो वहां पर टेक्स्ट का कलर रेड होगा। एंड जब भी कोई पासवर्ड टाइप करूंगी, जैसे मैंने ABCD टाइप किया, तो यहाँ पर मेरे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। वो तो क्योंकि पासवर्ड टाइप है तो दिख नहीं रहा, बट कुछ इस तरीके का कलर होगा। मैं चाहूँ तो इसको रिवर्स भी कर सकती हूँ। माई यूजर नेम शुड बी इन ग्रीन एंड पासवर्ड शुड बी इन रेड। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये मेरा यूजर नेम हो गया एंड ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट टाइप। तो ये तो एट्रीब्यूट और वैल्यू पेयर हो गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ एट्रीब्यूट की प्रेजेंस पर भी कर सकती हूँ। यानी जो भी मेरा इनपुट एलिमेंट है उसके अंदर अगर टाइप एट्रीब्यूट है, जो कि यूजुअली हर इनपुट एलिमेंट के अंदर होता है, तो मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए टू कोई और लाइट सा, इसको लेट्स से घोस्ट वाइट कलर मैं इसको देना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया कि अगर इनपुट एलिमेंट कोई भी है जिसके अंदर टाइप लिखा हुआ है, टाइप एट्रीब्यूट है, चाहे टाइप पासवर्ड हो, चाहे टाइप मेरे पास टेक्स्ट हो, चाहे टाइप रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, कोई भी टाइप हो, उसके अंदर मुझे अपने बैकग्राउंड कलर को घोस्ट वाइट रखना है। तो इसने क्या किया, वहाँ पर बैकग्राउंड कलर को चेंज करके कर दिया घोस्ट वाइट। अब मैं यहाँ यूजर नेम लिखूंगी ग्रीन में आएगा, पासवर्ड लिखूंगी मेरा रेड कलर में आएगा। तो इस तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट के बेसिस पर भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट के बेसिस पर जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं।
जैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए मैं MDN पर जाऊं तो यहाँ मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमने एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू ऑप्शन को ट्राई कर लिया, हमने एट्रीब्यूट को ट्राई कर लिया, पर इसके अलावा और भी सिंटैक्स हैं। ये आपको मिल जाएगा टिल्ड को यूज़ करके, ये सिंटैक्स मिल जाएगा, ये वाला सिंटैक्स मिल जाएगा, डॉलर वाला सिंटैक्स मिल जाएगा। तो मल्टीपल तरीके से हम अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, पर जनरली हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ भी करते हैं। बट आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इन बाकी सारों को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इनको एक एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लोर करके करना है। अच्छा, एक MDN वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर कई जगह आपको ये फ्लास्क दिखेगा। इस फ्लास्क का मतलब है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है ये अभी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है, इसको आपको कहीं पर यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट बिहेवियर टू चेंज इन द फ्यूचर, यानी ये जो कोड है ये भी फिक्स नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, तो इसको आपको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करना है। अगर आप किसी कंपनी के लिए कोड कर रहे हैं या फिर अपना भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आगे जाकर ये भी हो सकता है कि ये वाला जो कोड है इसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाए, तो इसको आप अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ मत करिए। पर हाँ, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं या फिर छोटा मोटा आप कुछ बना रहे हैं या ऐसे ही सीख रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता दिया है एंड आपको और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को। नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं हम एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन। मुझे CSS स्टेटमेंट लिखनी है टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग। मुझे क्या काम दिया है कि सेट द कलर, यहाँ पर फॉर शायद मिसिंग है, सेट द कलर फॉर पैराग्राफ्स इनसाइड डिव्स विद द ID माई ID टू ग्रीन। कहना क्या चाह रहा है कि मुझे कलर सेट करना है। कौन से कलर पे सेट करना है? मुझे ग्रीन सेट करना है अपने कलर को, यानी कलर को मुझे ग्रीन सेट करना है। किस एलिमेंट का कलर ग्रीन सेट करना है? उन सारे पैराग्राफ्स का जो डिव्स के अंदर है। और कौन से डिव्स के अंदर हैं? जिन डिव्स की ID है माई ID के इक्वल। तो जिन डिव्स की, लेट्स सपोज डिव्स की ID है माई ID के इक्वल, उनके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं इन सारे पैराग्राफ्स का मुझे कलर सेट करना है टू माय कलर ग्रीन। इसके लिए मुझे अपनी CSS लिखनी है। अब मैं एक तरीके से अगर सोचूं तो जो मेरा ID होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, जो मेरी ID होती है या मेरी जो क्लास होती है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों मेरे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ऑल्दो हम डायरेक्टली हैश कोड ID करके माई ID करके भी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं या माई क्लास या जो भी क्लास का नाम है उससे भी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, बट एट द एंड अगर मैं ID और क्लास की बात करूं तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो यहाँ मैं अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ कर सकती हूँ। सबसे पहले वो सारे डिव्स सिलेक्ट कर लेते हैं जिनकी ID एट्रीब्यूट की वैल्यू माई ID के इक्वल है। तो एक तरीका तो इस स्टेटमेंट को लिखने का होगा कि मैं वो सारे डिव सिलेक्ट कर लूँ जिनका ID एट्रीब्यूट इज इक्वल टू माई ID, एंड दूसरा तरीका होगा कि मैं डायरेक्टली हैश माई ID को सिलेक्ट कर लूँ एंड उसके बाद हम सिलेक्ट करने वाले हैं अपना पैराग्राफ। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है P या फिर किसी भी लेवल पर आ सकता है, तो मैं यहाँ पर डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर को यूज़ करूँगी, यानी मैं स्पेस करके लिखूँगी सिर्फ P एंड उसके बाद हम डिफाइन कर देंगे अपना कलर टू बी इक्वल टू ग्रीन। यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर ग्रीन एंड यहाँ पर भी मैंने लिख दिया अपना कलर ग्रीन। इनफैक्ट हम इसको टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई पैराग्राफ क्रिएट किया अपने पेज के बिल्कुल लास्ट में, तो मैं मेन के बाद एक पैराग्राफ क्रिएट करने वाली हूँ, पैराग्राफ, और इसके अंदर दिस इज़ अ पैरा करके मैंने कोई भी रैंडम लाइन लिखी है और इस पैराग्राफ को हम नेस्ट करेंगे एक डिव के अंदर। तो डिव के अंदर पैराग्राफ है एंड डिव को हम ID देने वाले हैं टू माई ID। इसको कर लेते हैं सेव। अब स्टाइल के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ? स्टाइल के अंदर मैं लिखने वाली हूँ हैश माई ID पैराग्राफ और इसको कलर हम दे देते हैं टू माई कलर ग्रीन। सेव एंड रिफ्रेश। तो लास्ट में ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मेरे पास आ गया एंड इसका कलर मेरे पास आ गया ग्रीन। तो ये बिल्कुल वैलिड फॉर्मेट है एंड मैं चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ, यानी मैं लिख सकती हूँ माई डिव एट्रीब्यूट हो गया ID इज इक्वल टू, जब भी ID की वैल्यू माई ID के इक्वल हो जाए और उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको कलर अगर ग्रीन देना है तो इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अभी भी सेम CSS सिंटैक्स अप्लाई हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसकी जगह हैश माई ID भी लिख सकती हूँ। दोनों ही मेरे लिए वैलिड आंसर्स होंगे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है सूडो क्लास।
अभी तक हमने सीखा है कि अगर हमें CSS को किसी एलिमेंट या किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या क्या सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी एलिमेंट की स्टेट के बेसिस पर अगर CSS को चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास किसी भी वेब पेज पर कोई भी बटन हो सकता है, हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन को क्लिक किया जाए वैसे ही उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हो सकता है और हम चाहते हैं जैसे ही हम टेक्स्ट पर अपना कर्सर ले जाकर हवर करें वैसे ही उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। या फिर हमारे पास कई बार रेडियो बटन्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बटन है येस का, एक बटन है नो का, और मैं चाहती हूँ जैसे येस को हम सिलेक्ट करें वैसे ही येस का कलर चेंज हो जाए, या फिर नो को सिलेक्ट करें तो उसका कलर चेंज हो जाए। या फिर सेम चीज हम चेक बॉक्सेस के साथ करना चाह सकते हैं, या हम चाह सकते हैं कि अगर मैंने 20 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है तो उसमें से सारे के सारे जो ऑड एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, या फिर उनको मैं बॉर्डर देना चाहती हूँ। तो इस तरीके की कई सारी कंडीशंस होती हैं जो एक एलिमेंट की स्टेट पर बेस्ड होती हैं। तो उनमें से हम कुछ मेजर 4 सूडो क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। अब एक सूडो क्लास एक्चुअली एक कीवर्ड होता है, यानी एक स्पेशल वर्ड होता है CSS के अंदर विच इज एडेड टू अ सिलेक्टर। तो सिलेक्टर यानी जिस भी एलिमेंट की स्टेट की हम बात कर रहे हैं, पहले हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, एंड उसके बाद हम अपना सूडो क्लास लिखते हैं। सूडो क्लास लिखते हैं जो स्पेसिफाई करता है एक स्पेशल स्टेट जिसमें सिलेक्टेड एलिमेंट होना चाहिए, यानी अगर मेरे एलिमेंट की ये स्पेशल स्टेट होगी तभी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगी। जैसे अगर मेरे पेज पर कोई बटन है तो बटन के ऊपर हम हवर करेंगे तभी उसका कलर चेंज होना चाहिए, तो इसके लिए हम सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवर सूडो क्लास के बारे में। हवर का मतलब होता है जब हम अपने कर्सर को मूव करके स्क्रीन पर किसी एक एलिमेंट के ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने इस पेज की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन बटन के ऊपर अपने कर्सर को लेकर गई हूँ, मतलब इस एरो को लेकर गई हूँ, तो इसका मतलब है मैं लॉगिन पर हवर कर रही हूँ। या मैं साइन अप पर लेकर गई हूँ तो इसके ऊपर हवर कर रही हूँ। या मैं यहाँ पर यूजर नेम इनपुट बॉक्स पर लेकर गई हूँ तो मतलब मैं उसके ऊपर हवर कर रही हूँ। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हवर के बेसिस पर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे कोलन, ये कोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद हम सूडो क्लास में लिख देंगे हवर, एंड उसके बाद नॉर्मली जैसे हम CSS प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं वैसे कर रहे होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अपने बटन्स के ऊपर हवर करूँ वैसे ही क्या हो, इन बटन्स का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए एंड इनका फॉरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं अपने CSS के अंदर जाऊंगी। CSS के अंदर लास्ट में जाकर मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है अपने एलिमेंट का नाम बटन, एंड उसके बाद मैं लिखूंगी कोलन। कोलन के बाद मैं अपनी सूडो क्लास डिफाइन करूंगी, एंड अंदर मुझे वो प्रॉपर्टीज बतानी है कि मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए और मुझे टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव। अब वापस पेज पर आकर करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही मेरा जो कर्सर है, मेरी जो एरो है वो बटन के ऊपर जाएगी, मेरे बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो जाएगा एंड मेरे टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। अपवोट के ऊपर जाएंगे तो अपवोट वाला जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा एंड इसके टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। बट अगर मैं लॉगिन के ऊपर जा रही हूं तो लॉगिन के ऊपर जाते ही इसके बैकग्राउंड का कलर ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर मैं साइन अप पर जाती हूँ तो साइन अप पर कोई भी चेंज नहीं आया। अब आंसर एंड अपवोट वाले जो 2 बटन है इनके ऊपर मुझे कंप्लीट चेंज देखने को मिल रहा है, बट लॉगिन एंड साइन अप बटन पर चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है एंड वो रीजन है स्पेसिफिसिटी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक एल्गोरिथम होती है जिसके बेसिस पर कौन सी CSS को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और कौन सी CSS को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए ये डिसाइड होता है। तो स्पेसिफिसिटी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे ये ध्यान देना है कि मेरी जो होवर वाली प्रॉपर्टी है सूडो क्लास है, उसकी वजह से अगर किसी भी एलिमेंट पर होवर किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ। एक बार यही सेम चीज किसी और एलिमेंट पर हेडिंग पर अप्लाई करके देखते हैं। जो मेरी H3 हेडिंग्स हैं, अगर इन पर हवर किया जाए तो फिर मुझे इनकी अंडरलाइन को हटाना है। अगर ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे H3, मैं लिख सकती हूं हवर। अंडरलाइन को हटाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसको करते हैं रिफ्रेश, एंड अब जैसे ही मैं इनके ऊपर हवर कर रही हूं वैसे ही क्या हो रहा है, इस पर हवर करते ही इसकी अंडरलाइन हट रही है। या फिर इसकी अंडरलाइन को चेंज करके आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन ओवरलाइन। सेव करके रिफ्रेश। जैसे इस पर स्क्रॉल किया अंडरलाइन ओवरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, इस पर हवर किया ये भी ओवरलाइन में, ये भी ओवरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी ओवरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो हवर सूडो क्लास है
ये हमारे काम आती है। नेक्स्ट सूडो क्लास जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी एक्टिव क्लास। एक्टिव कहने का मतलब है, जैसे बटन्स के लिए एक्टिव कहने का मतलब है कि जब भी किसी भी एलिमेंट को क्लिक किया जा रहा है तो एक बटन एक्टिव तब होगा जब उस बटन को क्लिक किया जाएगा, या किसी और पोर्शन को हमारे वेबसाइट के जब क्लिक किया जाएगा तो एक तरीके से हम उसे एक्टिव कह रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट एक्टिव है उस स्टेट में अगर मुझे CSS प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो उसके लिए मैं सूडो क्लास यूज करूंगी एक्टिव नाम से। जैसे इस बटन को क्लिक करने से मैं चाहती हूं इसका कलर पिंक में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं लिख सकती हूं बटन एक्टिव एंड बैकग्राउंड कलर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा डार्क पिंक में कन्वर्ट हो, रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं आंसर बटन पर जा रही हूं तब तो मेरा कलर ब्लैक हो रहा है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ हवर किया है, बट जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया वैसे ही पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज अपवोट में, इस पर हवर किया तो ब्लैक, पर क्लिक किया तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार लॉगिन के बटन की बात करते हैं। हवर किया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि वो आईडी की मदद से यहां पर सेट किया है। सेम चीज साइन अप बटन में आईडी की मदद से जो चीज हमने सेट कर दी वो चेंज हो नहीं सकती। मैक्सिमम केसेस में चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी उसके बारे में अभी आके सीखेंगे। बट जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया वैसे ही क्या हुआ, इस पर भी कोई चेंज नहीं आया, यानी बैकग्राउंड कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहूं तो फॉरग्राउंड कलर चेंज कर सकती हूँ। मतलब टेक्स्ट का कलर अगर मैं चाहूं कि ब्लैक हो जाए तो रिफ्रेश, एंड जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया टेक्स्ट का कलर दोबारा से ब्लैक हो गया। इस बार आंसर पर क्लिक किया, एक्टिव होने से पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे दिखेगा। तो इस तरीके से हम सेम चीज यहां पर कर सकते हैं। अगर मैं इस नाम को क्लिक करती हूं तो उस केस में मैं चाहती हूं कि ये बोल्ड हो जाए एंड इसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन हो जाए। तो उसके इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि नेम्स को सिलेक्ट कैसे करना है। नेम हमारा पैराग्राफ के टेक्स्ट के अंदर आता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के लिए चूज कर सकते हैं कि पैराग्राफ जब भी एक्टिव हो उस केस में फॉन्ट वेट मेरा बोल्ड हो जाए एंड कलर मेरा ग्रीन हो जाए। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया वैसे ही ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। एडम पर क्लिक किया तो ये भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। केटलिन पर क्लिक किया तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। डैन पर क्लिक किया तो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये तो ग्रीन में कन्वर्ट हो ही रहा है। साथ के साथ यहाँ पर ये वाला जो लिंक है, क्योंकि ये भी पैराग्राफ के अंदर है, तो क्लिक करने से ये भी मेरा पीस ऑफ टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है एंड इसका भी कलर चेंज हो रहा है टू ग्रीन। नेक्स्ट सूडो क्लास जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है चेक्ड। चेक जो सूडो क्लास है ये यूजुअली हमारे जो रेडियो बटन्स होते हैं या फिर जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो जैसे ही कोई भी अगर रेडियो बटन है, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया वैसे ही मैं चाह रही हूँ उसकी CSS चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम चेक स्टेट का यूज करेंगे। एंड जैसे ही कोई मेरा चेक बॉक्स है उसको मैंने टिक कर दिया वैसे ही हम उसके लिए चेक स्टेट का यूज करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, 2 रेडियो बटन हम बनाएंगे अपने पेज के एंड पर। एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं 2 इनपुट, टाइप इसका रखने वाले हैं हम रेडियो। सेम चीज यहां पर इनपुट टाइप रखने वाले हैं। अब इन दोनों के लिए ही हम लेबल्स दे देते हैं। फर्स्ट रेडियो बटन को मैं आईडी दे रही हूं यस, सेकंड रेडियो बटन को मैं आईडी दे रही हूं नो। अब लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर यस एंड लेबल के अंदर आएगा टेक्स्ट में यस। सेकंड लेबल दे देते हैं फॉर नो। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से 2 बटन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, रेडियो बटन्स। इस पर थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अगर मैंने येस पर क्लिक किया तो ये क्लिक हो रहा है, नो पर क्लिक किया तो ये क्लिक हो रहा है। अभी दोनों के दोनों क्लिक कर पा रहे हैं हम, पर कब नहीं कर पाएंगे, जब हम इन दोनों को सेम नेम दे देंगे। नेम इसको मैं देने वाली हूँ अग्री और नॉट, तो अग्री नेम दे देते हैं। नेम इज इक्वल टू अग्री, या अग्रीमेंट इसको नेम दे देते हैं कि अग्रीमेंट में येस है या नो है। अब इसको कर लेते हैं दोबारा से रिफ्रेश। येस पर क्लिक किया, येस क्लिक हो गया, नो पर क्लिक किया, नो क्लिक हो गया। तो इस तरीके से अब मैं चाहती हूं कि जैसे ही मैंने येस पर क्लिक किया वैसे ही क्या हो, येस का टेक्स्ट रेड कलर में और बोल्ड में हो जाए, और जैसे ही नो पर क्लिक करूं वैसे ही उसका टेक्स्ट रेड कलर में और बोल्ड में हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक्ड सूडो क्लास को यूज करना पड़ेगा। चेक्ड सूडो क्लास को यूज करने के लिए मुझे अगर इस लेबल को चेंज करना है तो मैं चाहती हूं कि जैसे ही येस क्लिक हो, यानी जैसे ही मेरा जो इनपुट टाइप है जिसका टाइप इज इक्वल टू रेडियो है, जैसे ही वो चेक्ड हो जाए वैसे ही मुझे क्या करना है, अपने कलर को यहां पर कलर कर लेते हैं।
अपने कलर को मुझे चेंज करना है टू रेड एंड उसके साथ साथ अपने फॉन्ट वेट को मुझे करना है बोल्ड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अगर मैं नो को क्लिक करूंगी तो अभी चेंज नहीं आ रहा। अभी चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो ये CSS प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है, ये मैंने रेडियो बटन के ऊपर अप्लाई की है और मुझे चेंज कहाँ चाहिए? मुझे चेंज चाहिए इस लेबल के अंदर जो रेडियो बटन के साथ मैंने अटैच किया है। ये लेबल कब आता है? जैसे ही मैंने इनपुट लिख लिया उसके इमीडिएटली बाद मेरा लेबल आएगा। जैसे ही मैंने ये वाला इनपुट लिख दिया, इसके इमीडिएटली बाद मेरा लेबल आएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि लेबल एंड इस रेडियो बटन के अंदर सिबलिंग वाला रिलेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे सिबलिंग डिसेंडेंट को यूज करेंगे। यानी जैसे ये रेडियो बटन चेक्ड हो गया, वैसे ही मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहती हूँ लेबल के ऊपर और ये दोनों चेंजेस मुझे लेबल के अंदर दिखाई देने चाहिए। तो इस तरीके से मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज को हम मर्ज करके यूज कर रहे होते हैं। इसको करेंगे अब रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने नो पर क्लिक किया वैसे ही बोल्ड में रेड कलर में आ गया। अब जैसे ही येस पर क्लिक किया वैसे ही बोल्ड में रेड कलर में आ गया। तो इस तरीके से हम CSS प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड इस तरीके से हम अपनी इस चेक्ड सूडो क्लास को यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट सूडो क्लास जिसकी हम बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरी nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप सूडो क्लास क्या करती है? आपको हेल्प करती है सिलेक्ट करने में अपने nth एलिमेंट्स को। nth एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा है तो nth एलिमेंट यानी किसी भी जो मर्जी आप एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं सीक्वेंस के अंदर, उसको यूजुअली हम nth से डिनोट करते हैं। यानी अगर मेरे पास मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, इन एलिमेंट्स को हम बटन की तरह एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूं कि मेरा हर ऑड नंबर वाला बटन येलो कलर का हो जाए, यानी ये अगर फर्स्ट बटन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये मेरा येलो कलर में हो जाए, ये मेरा येलो कलर में हो जाए, ये मेरा येलो कलर में हो जाए। तो इस तरीके की किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपनी nth ऑफ टाइप सूडो क्लास को यूज करूंगी। अब nth ऑफ टाइप सूडो क्लास के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास जैसे 4 पोस्ट हैं, ये मेरा पहला पोस्ट है, ये मेरा सेकंड पोस्ट है, ये मेरा थर्ड पोस्ट है, ये मेरा फोर्थ पोस्ट है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सेकंड पोस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं nth ऑफ टाइप को यूज कर सकती हूँ। यानी मैं सीधा लिखूंगी पोस्ट, अगर मेरी क्लास है पोस्ट कोलन nth ऑफ टाइप एंड इसके अंदर मैं अपना बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करती हूँ। लेट्स सपोज मुझे चाहिए इस तरीके का कुछ कलर। अब इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी कोई चेंज नहीं आया। अभी इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि nth ऑफ टाइप के इस पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, मुझे अपने किसी n की वैल्यू देनी होती है। लेट्स सपोज मैंने अपने n की वैल्यू दी है 2। अब मैं इसको करूंगी रिफ्रेश, तो क्या हुआ, जो मेरा पोस्ट था यानी ये जो पैराग्राफ था, इसमें बैकग्राउंड कलर मेरे पास चेंज होकर आ गया है क्योंकि ये नंबर 2 वाला पोस्ट है। अगर मुझे पूरे के पूरे को सिलेक्ट करना है तो इन सारे के सारे पोस्ट को मैं डिव की फॉर्म में डिवाइड कर सकती हूँ। यानी यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ डिव, एक डिव के अंदर मैंने इतना पार्ट रख लिया। सेकंड डिव की बात करें तो सेकंड डिव के अंदर मैंने ये सेकंड पोस्ट रख लिया। थर्ड डिव की बात करें तो नेक्स्ट डिव के अंदर मैंने थर्ड पोस्ट रख लिया एंड दिस इज माय फोर्थ डिव। इसको करते हैं रिफ्रेश एंड अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट की जगह मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपने डिव्स। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा सेकंड डिव है, इसीलिए इसका पूरे का बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो गया है। एंड यहीं पर अगर मैं n लगा दूं तो 2n का मतलब है कि ऊपर से हर सेकंड एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यानी ऊपर से अगर मैं लिस्ट काउंट करना स्टार्ट करूं, जैसे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माई सेकंड एलिमेंट, दिस इज माई थर्ड एलिमेंट, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट है, ये मेरा फिफ्थ एलिमेंट है, ये मेरा सिक्स्थ एलिमेंट है, ये मेरा सेवेंथ एलिमेंट है। और मैंने CSS प्रॉपर्टी में nth ऑफ टाइप 2n लिख दिया, तो ऊपर से काउंट होना स्टार्ट होगा कि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। दोबारा से फर्स्ट आएगा और ये सेकंड एलिमेंट आएगा तो इसका कलर चेंज, दोबारा से फर्स्ट आएगा और ये सेकंड एलिमेंट, यानी जिस भी एलिमेंट का कलर चेंज हुआ अगर हम उसके नेक्स्ट से काउंट करना स्टार्ट करें तो हर सेकंड एलिमेंट का कैसे कलर चेंज कर सकते हैं या उसकी CSS प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, हर इवन पोस्ट का या हर इवन डिव का अब बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे हर थर्ड पोस्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 3n। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो अब 1 2 3 थर्ड पोस्ट का कलर चेंज हो जाएगा। एंड इसी तरीके से ये फोर्थ पोस्ट के बाद अगर फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्ट होता तो सिक्स्थ पोस्ट का भी कलर चेंज हो जाता। अगर मैं यहाँ 1n करती हूँ तो 1n करने के बाद क्या होगा, सारे के सारे पोस्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यानी ये अगर मेरा डिव है तो इसका भी बैकग्राउंड कलर, इसका भी बैकग्राउंड कलर, एंड इस तरीके से सारे के सारे डिव के जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो मेरे पास चेंज होकर आ जाएंगे।
को करते हैं सेव, रिफ्रेश। इनफैक्ट nth ऑफ टाइप को हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि nth ऑफ टाइप CSS मैचेस एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन अमंग सिबलिंग्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब ये पोजीशन को कैलकुलेट करेगा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। एंड इनफैक्ट nth ऑफ टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप MDN को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम फॉर्मूलाज भी ले सकते हैं n की जगह। हमने अभी तक ये सिंगल नंबर को, यानी फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड पैराग्राफ हो गया, तो हमने सिंगल नंबर को ट्राई किया है, 2n 3n को ट्राई किया है। इसी तरीके से हमारे 2n+1 हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को देकर भी अपनी CSS प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अभी के लिए तो हम 4 ही सूडो क्लास को पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको सूडो क्लासेस को पढ़ना है, सूडो क्लास, तो MDN पर जाकर काफ़ी लंबी सी हमें लिस्ट मिल जाएगी। मोडाल होती है, फुल स्क्रीन होती है, इसके अलावा रीड ओनली, डिसेबल्ड अगर कोई एलिमेंट है तो फिर उसकी CSS में क्या, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कभी कभार किसी वेबसाइट पर अगर कोई बटन डिसेबल्ड होता है तो यूजुअली उसको ग्रे कलर में दिखाया जाता है, तो वो डिसेबल्ड हम सूडो क्लास को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिफॉल्ट करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्लैंक वैलिड अगर कोई चीज़ है या इनवैलिड अगर कोई चीज़ है। तो आप अपने टाइम में जाकर थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं एंड खुद से थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठकर एक्सप्लोर कर लेना है 1-2 सूडो क्लास को, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से अगर आगे जाकर फ्यूचर में कोई और नई सूडो क्लास हमें खुद से यूज करनी पड़ी तो उसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सूडो एलिमेंट्स के बारे में। जैसे हमने सूडो क्लास को पढ़ा था, सूडो क्लास का काम होता था किसी पर्टिकुलर स्टेट के बेसिस पर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करवाना, वैसे ही सूडो एलिमेंट्स का काम होता है किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट की CSS को चेंज करवाना। जैसे अगर मैंने बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और अगर मैं उस पैराग्राफ की CSS में सिर्फ उसकी फर्स्ट लाइन का कलर चेंज करना चाहती हूँ या फर्स्ट लेटर का कलर चेंज करना चाहती हूँ या लास्ट लेटर का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो इस तरीके की चीजें करने के लिए हम यूज करते हैं सूडो एलिमेंट्स का। अब जैसे सूडो क्लास को एक कोलन की हेल्प से लिखा जाता है, हमारे सूडो एलिमेंट्स को हम 2 कोलन की हेल्प से लिखते हैं। वैसे अगर आप सिंगल कोलन लगाकर भी लिखेंगे तब भी आपका ब्राउजर एरर नहीं देगा, बट हम अपने डबल कोलन लगाकर ही प्रॉपर सिंटैक्स के साथ चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले सूडो एलिमेंट्स में बात करते हैं फर्स्ट लेटर इस सूडो एलिमेंट की। फर्स्ट लेटर का काम होता है कि चाहे आपने कोई हेडिंग सिलेक्ट की है या आपने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया है या कोई और चीज सिलेक्ट की है, उसके अंदर अगर आप फर्स्ट लेटर की, जैसे अगर मैंने ABC लिखा तो इसमें अगर मैं इस A की प्रॉपर्टीज या A की CSS स्टाइलिंग को चेंज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यूज करूंगी फर्स्ट लेटर का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास जो हेडिंग है कोरा, उसमें मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट लेटर है यानी Q, उसका कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाए। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS के अंदर मैं जाऊंगी और अपनी जितनी भी H1 है उसमें डबल कोलन लिखकर लिखने वाली हूँ फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर में आई वांट कि जो मेरा फॉरग्राउंड कलर है वो चेंज होकर हो जाए ब्लैक के इक्वल या ग्रीन के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो इसमें क्या हुआ, ये जो मेरा फर्स्ट लेटर है इसका कलर चेंज होकर हो गया है ग्रीन के इक्वल। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके मैं ब्लैक भी कर सकती हूँ, तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको चेंज करके हम पिंक भी कर सकते हैं, तो ये सेव कर लेते हैं, तो ये मेरा पिंक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मुझे फर्स्ट लेटर के अंदर कोई भी चेंजेस लेकर आने हैं तो उसके लिए हम इस फर्स्ट लेटर सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। इसी सेम तरीके से एक और सूडो एलिमेंट हमारे पास होता है फर्स्ट लाइन। उसके लिए क्या करेंगे, क्लास में पैराग्राफ जो हमने क्रिएट किया था, दिस इज अ पैराग्राफ, ये जो मेरे पेज के लास्ट में मुझे दिस इज अ पैराग्राफ दिख रहा है, इसके अंदर क्या करने वाली हूँ, मैं एक बड़ी सी लाइन इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये पैराग्राफ के अंदर बड़ा सा पैराग्राफ अब मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। अभी ये पैराग्राफ क्या है, कंप्लीटली ग्रीन कलर का है, पर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की वो चेंज हो जाए। P फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का जो हम कलर चाह रहे हैं वो चेंज होकर हो जाए पर्पल के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इसमें फर्स्ट लाइन का जो कलर है वो आपको चेंज होकर पर्पल के इक्वल दिख रहा है। सेकंड लाइन का कलर ऑल्दो अभी भी ग्रीन है, पर फर्स्ट लाइन का कलर चेंज होकर पर्पल के इक्वल हो गया है। हम चाहें तो इस कलर को चेंज करके रेड भी कर सकते हैं, सेव रिफ्रेश। अभी कलर रेड के इक्वल हो गया है, हम चाहें तो इसको चेंज करके ब्लू के इक्वल भी कर सकते हैं, तो ये कलर अब ब्लू के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा सा पैराग्राफ होता है या कोई और चीज होती है जिसमें हम फर्स्ट लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को यूज करेंगे। और एक और तीसरा काफी फेमस जिसको हम काफी बार यूज करेंगे सूडो एलिमेंट होता है, इसका नाम है हमारे पास सिलेक्शन।
सिलेक्शन का क्या काम होता है कि अगर मेरे पास कोई भी मेरा वेब पेज है, उसके ऊपर मैं किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करती हूँ, तो उस पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे किसी CSS को चेंज कराना है तो उसके लिए हम सिलेक्शन सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट के अंदर सिलेक्ट करने पर अभी तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड दिखा रहा है सिलेक्टेड एरिया में, बट मैं चाहती हूँ कि ये येलो कलर का बैकग्राउंड दिखाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ P::, यहाँ पर मैं लिखूंगी सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर कुछ येलोइश कलर ढूंढते हैं, बहुत लाइट सा येलो मुझे सेट करना है, समथिंग लाइक लेमन या लाइम ग्रीन हम ले लेते हैं एक बार। कलर पिकर से इस येलो की तरफ जाना है मुझे, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर मैं अपने पैराग्राफ में कोई पार्ट सिलेक्ट करती हूँ तो अब मेरा बैकग्राउंड कलर जितना भी सिलेक्टेड पोर्शन है वो येलोइश बैकग्राउंड के साथ मेरे पास आएगा। क्योंकि पैराग्राफ मैंने यहाँ भी क्रिएट किया है पोस्ट में, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें सिलेक्ट करूंगी तो वो सेम चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिलेगी। सिलेक्टेड एरिया में बैकग्राउंड में मेरे पास येलो कलर आ रहा होगा, यहाँ भी येलो, यहाँ भी येलो आ रहा होगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन सूडो एलिमेंट को हम यूज करते हैं सिलेक्ट होने वाले पोर्शन की CSS चेंज करने के लिए। एंड जैसे हमारे पास सूडो क्लासेस बहुत सारी होती थी, वैसे ही हमारे पास सूडो एलिमेंट्स भी काफी सारे होते हैं जिनको आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी 3 जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर कैस्केडिंग के बारे में। शुरुआत में हमने देखा था कि CSS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इसमें स्टाइल शीट्स तो हमें समझ में आता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं, पर कैस्केडिंग का क्या मतलब होता था। अब कैस्केड जो होती है एक एल्गोरिथम होती है CSS की, जिनका काम होता है ये डिसाइड करना कि जो CSS की डिक्लेरेशंस होती हैं उनका ऑर्डर कैसे CSS प्रॉपर्टीज की करेक्ट वैल्यूज को लेकर आता है। यानी जिस ऑर्डर में CSS डिक्लेयर की जाती है उसका पूरा फर्क पड़ता है कि क्या फाइनल प्रॉपर्टी निकल कर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने H2 हेडिंग के लिए पहले डिफाइन किया CSS फाइल के अंदर कि मेरा बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, एंड उसके बाद दोबारा से ही H2 के लिए डिफाइन किया कि मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, तो CSS की कैस्केडिंग प्रॉपर्टीज कहती है कि जो चीज बाद में डिफाइन की गई है वो लागू होगी। यानी जो मेरे H2 का बैकग्राउंड कलर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनली ब्लू, और मेरे H2 के बैकग्राउंड कलर की वैल्यू येलो नहीं रहेगी। अब ये जो कैस्केडिंग प्रॉपर्टीज है ये हमेशा सेम एलिमेंट पर अप्लाई करेगी। यानी अगर आपने H2 के लिए पहले डिफाइन किया और H2 के लिए बाद में डिफाइन किया, तब आप बता सकते हैं कि H2 का कलर ब्लू होगा। अगर यहाँ पर हमने H2 की जगह कुछ और लिखा है एंड उसके बाद हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, तो उसके लिए हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमेशा कंपेरिजन के लिए वैल्यूज यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तभी हम कैस्केडिंग से पता कर पाएंगे कि फाइनल CSS प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। जैसे मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो मेरी H3 हेडिंग्स हैं, इनके मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की अगर बात करूं, सबसे पहले जाएंगे हम अपनी CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल में मैं लिखूंगी H3 एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को लेट्स सपोज हम करते हैं जो हमने स्लाइड में लिखा है येलो, एंड उसके बाद इसी हेडिंग H3 का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके करने वाली हूँ ब्लू के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरे जो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर हो गया है ब्लू के इक्वल। इसने क्या किया, इस येलो को कंसिडर भी नहीं किया, क्योंकि कैस्केडिंग प्रॉपर्टी कहती है कि बाद में सेम एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी डिफाइंड है वही लागू होने वाली है। एंड ये कैस्केडिंग प्रॉपर्टी सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होती। यानी अगर मैंने एक HTML फाइल के लिए बहुत सारी CSS फाइल्स बनाई है तो उसमें जो लास्ट में CSS फाइल इंक्लूड हुई है उसकी CSS प्रॉपर्टीज लागू की जाएंगी। इसके लिए क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा CSS style2.css नाम से एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब मेरे index.html के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी style.css को तो इंक्लूड कर ही रखा है, इसके बाद मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी style2.css को। एंड style.css के अंदर ये जो लास्ट में मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू यहाँ से हटाकर, इनफैक्ट इसको यहीं रखते हैं, और यहाँ मैं H3 को दोबारा से एक बैकग्राउंड कलर दूंगी। इस बार मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। तो एक बार देख लेते हैं मैंने किया क्या। मैंने एक और फाइल बना दी style2.css जिसके अंदर H3 का कलर ये फाइल कह रही है कि ग्रीन हो जाना चाहिए। अब index.html के अंदर मैंने दोनों फाइल्स को इंक्लूड किया, पर पहले मैंने style.css को इंक्लूड किया, बाद में मैंने style2.css को इंक्लूड किया। तो कैस्केडिंग प्रॉपर्टी कहती है कि जो चीज बाद में आई वो लागू होगी। तो बाद में कौन सी फाइल आई, बाद में फाइल आई style2.css, और style2.css के अकॉर्डिंग H3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन
ग्रीन कलर का है। इस चीज को मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास अब बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर में आ जाएगा। अब इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। अगर मैंने style.css को बाद में इंक्लूड किया होता, मतलब कुछ इस तरीके से मैंने लिखा होता कोड के अंदर, तो style.css बाद में आई, मतलब इसके रूल्स लागू होंगे। और style.css कहती है लास्ट में कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो मेरा बैकग्राउंड कलर अब वापस से ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी कैस्केडिंग प्रॉपर्टी काम करती है CSS के अंदर, पर तभी काम करेगी जब मेरा सिलेक्टर सेम होगा। यहाँ पर सिलेक्टर क्या है, यहाँ पर सिलेक्टर है H3, तो सेम सिलेक्टर के लिए हम बता सकते हैं स्टाइल 2 के अंदर भी मैंने सेम सिलेक्टर लिखा है विच इज H3। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर मेरे सिलेक्टर्स अलग अलग हुए तो जब भी सिलेक्टर्स अलग अलग होते हैं कैस्केडिंग प्रॉपर्टी से पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एलिमेंट की या सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी। तो CSS के अंदर अब बात करते हैं कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है। CSS की टर्म्स में स्पेसिफिसिटी एक एल्गोरिदम होती है, तो इंटरनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है इस एल्गोरिदम के अंदर, बट फाइनली ये बताती है कि कौन सी CSS डिक्लेरेशन अप्लाई होगी। मतलब अगर आपने डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स यूज कर रखे हैं और आप सेम ही एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक बटन है जो एक डिव के अंदर लिखा हुआ था, एक डिव था जिसके अंदर एक बटन लिखा हुआ था, और आप पहले तो डिव के चिल्ड्रन में जाकर बटन को इस तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप बटन सिलेक्टर यूज करके भी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार आप क्या कर रहे हैं, बटन का कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी बटन का कलर चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में यूजुअली अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि बटन का एक्चुअल फाइनल कलर क्या निकल कर आएगा। तो जब भी सिलेक्टर के टाइप अलग अलग होते हैं, हम हर सिलेक्टर के लिए एक प्रॉपर्टी, एक चीज, एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी मैथमेटिकल टर्म्स में एक 3 डिजिट नंबर होता है जो कैलकुलेट होता है। अब 3 डिजिट नंबर के अंदर 3 प्लेसेस होती हैं। इसको एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारी 100th प्लेस है, ये कह सकते हैं हमारी 10th प्लेस है, ये कह सकते हैं हमारी 1st प्लेस है। अब जो भी मेरा सिलेक्टर होता है उसके बेसिस पर ये 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सिलेक्टर में मैंने यहाँ पर कुछ ID लिखी हुई है, माई ID। तो जब भी सिलेक्टर के अंदर ID लिखी होती है या जितनी भी ID लिखी हुई है उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर माई ID लिखी हुई है तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर माई क्लास, कुछ क्लास अगर इंक्लूडेड होती तो क्लास का स्कोर यहाँ पर जुड़ता है, तो एक क्लास अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पर स्कोर आ जाएगा 1 के इक्वल। अगर कोई एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है तो भी उसका स्कोर इसी में जुड़कर +1 होकर 2 हो जाएगा। अगर कोई सूडो क्लास होती है तो उसका स्कोर जुड़कर यहाँ पर आएगा। अगर मैं कोई एलिमेंट यूज करती हूँ या कोई सूडो एलिमेंट यूज करती हूँ तो उनका स्कोर जुड़कर इस वाली प्लेस पर आता है। तो यहाँ से इस नंबर से मुझे बस ये डिड्यूस करके याद रखना है कि जो मेरी ID होती है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। यानी कोई नंबर अगर मैं लिख रही हूँ, मान लेते हैं 121 एंड 300, तो इस केस में जो 100th प्लेस है ये किसी भी नंबर को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना सकती है। अब भले ही इसमें 21 लिखा हुआ है, इसमें 00 लिखा हुआ है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो 100th प्लेस है इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। इसीलिए ID की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस होती है हमारी क्लास की, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस होती है हमारे एलिमेंट की। तो जो चीज मुझे याद रखनी है वो ये वाली चीज है। एक्चुअली जो हमारी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कैसे होती है या उसमें मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट जो मैथ होता है उसको हम इतना याद नहीं रखते, बट थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं 1-2। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है जिसमें हम H2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर येलो में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट करते हैं कि ID कितनी लिखी हुई है। सिलेक्टर मेरा ये, सिलेक्टर के अंदर एक भी ID नहीं है तो ये वाला स्कोर 0 हो जाएगा। क्लास भी एक भी नहीं है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर एक भी नहीं है, एंड सूडो क्लास भी नहीं है, तो भी मेरा स्कोर यहाँ पर 0 हो जाएगा। एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट कितने हैं? एक एलिमेंट है मेरे पास H2 एंड सूडो एलिमेंट एक भी नहीं है, तो मतलब इसका स्कोर हो जाएगा 1। तो 0 0 1 इज इक्वल टू स्कोर 1। एक तरीके से अगर इसको डिड्यूस करना हो तो ये काफी लो प्रायोरिटी वाली CSS मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि एलिमेंट की क्या होती है, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट की सबसे कम प्रायोरिटी होती है CSS स्पेसिफिसिटी के अंदर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मुझे मेरे सिलेक्टर में दिया हुआ है माई क्लास : hover। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ID चेक करते हैं।
इस सिलेक्टर के अंदर कोई भी आईडी नहीं लिखी हुई, इसीलिए यहाँ पर आईडी का स्कोर हो जाएगा 0। क्लासेस की बात करें तो एक क्लास, ये माई क्लास मैंने इंक्लूड कर रखी है, तो यहाँ पर स्कोर में आ जाएगा 1। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर एक भी नहीं है। सूडो क्लास, एक सूडो क्लास मैंने इंक्लूड की है हवर नाम से, तो यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 का स्कोर आ जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट इंक्लूड किया है, एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया। सूडो एलिमेंट इंक्लूड किया है, सूडो एलिमेंट भी इंक्लूड नहीं किया। तो फाइनल जो स्कोर आ जाएगा वो हो जाएगा 0 to 0 यानी = 20। इसका स्कोर मेरे पास 20 के इक्वल है एंड इसका स्कोर मेरे पास 1 के इक्वल था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाली जो CSS प्रॉपर्टी है, ये जो CSS अप्लाई मैंने किया है इस एलिमेंट के ऊपर, ये 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ये स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि ये बहुत जनरल सी एलिमेंट बेस्ड स्टेटमेंट है। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जितना स्पेसिफिकली आप एक एलिमेंट को टारगेट करके उसकी CSS को चेंज करते हैं, उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी CSS अप्लाई की जाएगी। तो जितना ज्यादा हम स्पेसिफिक होंगे, उतना ज्यादा हमारे CSS वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट में हमें दिख रहे होंगे। तो लास्ट में हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक, हमें ऑर्डर याद रखना है कि आईडी अगर आपने डाली है कहीं भी तो उसके रूल्स पहले अप्लाई होंगे एज कंपेयर टू क्लास, एंड क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा एज कंपेयर टू एलिमेंट। ये तो फर्स्ट चीज है जिसको हमें याद रखना है। एक और सेकंड चीज है जिसको हमें याद रखना है कि अगर आप ज्यादा सिलेक्टर्स यूज करते हैं तो ज्यादा सिलेक्टर्स यूज करना अच्छी बात है एज कंपेयर टू लेस सिलेक्टर्स, क्योंकि जितने ज्यादा आप सिलेक्टर्स को यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी CSS को प्रायोरिटी मिल रही होगी। एक बार स्पेसिफिसिटी को VS कोड के अंदर भी देख लेते हैं। जैसे मैं अगर अपनी style.css फाइल पर जाऊं, तो अगर मैं इस लास्ट के H3 पर स्क्रॉल करूं तो स्क्रॉल करके आपको सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी VS कोड खुद ही दिखा देता है। यहां पर आ रहा है 001 यानी 1 है इसकी स्पेसिफिसिटी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। इस H3 की भी स्पेसिफिसिटी 1 के इक्वल है। इस P की अगर बात करें तो इसकी स्पेसिफिसिटी 002 है। 002 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तो P आ रहा है विच इज एन एलिमेंट, एंड उसके अलावा एलिमेंट क्लास आ रही है, एंड दोनों कहां पर 1 प्लेस में जाते हैं, इसीलिए 002 है। यहीं पर अगर ऊपर आकर आईडी की बात करें, जैसे #login मैंने किया, तो #login की स्पेसिफिसिटी है 100 यानी 100 के इक्वल। तो अगर किसी एलिमेंट की आईडी के बेसिस पर आपने उसकी CSS सेट कर दी तो उसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आईडी की हेल्प से मैंने लॉगिन बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था और साइन अप कलर का बैकग्राउंड चेंज कर दिया था। इसीलिए बाद में जब हम इन बटन्स की प्रॉपर्टी को देख रहे थे तो होवर करने पर ये क्या हो रही है, चेंज हो रहे हैं बैकग्राउंड कलर। पर शुरुआत वाले जो लॉगिन साइन अप बटन है, इनके बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इनके बैकग्राउंड कलर्स को मैंने आईडी की फॉर्म में चेंज किया था। इसकी भी मैंने आईडी यूज की थी एंड फिर मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था। अगर आईडी की जगह हम क्लास यूज करते तो इनके बैकग्राउंड कलर बाद में हवर करने पर चेंज हो जाते, बट क्योंकि आईडी इतना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी कि इसके CSS को आप बाद में जाकर नहीं चेंज कर पाएंगे मैक्सिमम केसेस के अंदर। तो यही रीजन है कि हमारे बाकी बटन्स को होवर करने से चेंज हो रहा था, पर लॉगिन एंड साइन अप बटन को होवर करने से चेंज नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा, बट इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, मतलब जैसे इस पर हवर करते हैं कलर वाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जब लॉगिन को आईडी से सिलेक्ट किया था तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट किया था, कलर सेट नहीं किया था। कलर मैंने कब सेट किया है, जब मैंने हवर को यूज किया है। हवर को मैंने कुछ यहाँ पर यूज किया है और इसके में बैकग्राउंड कलर तो चेंज नहीं होगा, बट कलर चेंज होकर व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस बटन हवर की जो स्पेसिफिसिटी है वो है 011 कैसे, क्योंकि यहां पर मैंने सूडो क्लास को यूज किया है तो उसका 1 आ गया है 10th प्लेस पे, एंड बटन क्योंकि एक एलिमेंट है तो 1st प्लेस पे 1 आएगा। तो इसकी प्रायोरिटी अगर 11 है तो यहां पर लॉगिन की प्रायोरिटी और साइनअप की प्रायोरिटी 100 के इक्वल है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए ये वाली CSS ज्यादा काम आएगी। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है तो उस केस में हम कैस्केडिंग देखते हैं। कैस्केडिंग यानी स्पेसिफिसिटी, जैसे H3 की भी स्पेसिफिसिटी है 1 के इक्वल यहाँ पर, एंड इस H3 की भी सेम है विच इज इक्वल टू 1। तो जब भी स्पेसिफिसिटी सेम है हम क्या देखेंगे, कैस्केडिंग, कि फर्स्ट वाला नहीं लास्ट वाला इंप्लीमेंट होगा। तो ये थर्ड रूल भी हम लिख लेते हैं कि मुझे याद क्या करना है। मुझे ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मेरी जो स्पेसिफिसिटी है वो सेम हो जाती है तो उस केस में हम कैस्केडिंग प्रॉपर्टी को चेक कर रहे होंगे कि जो चीज़ लास्ट में आई है वो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको मुझे आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी याद कर लेना। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, एंड अगर आप कहीं पर नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर इन 3 चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इनलाइन स्पेसिफिसिटी को, यानी स्पेसिफिसिटी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है कि एक 3 डिजिट नंबर होता है जो हमें बताता है कि सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी कितना ऊपर या कितना नीचे रैंक करेगी प्रायोरिटी के बेसिस पर। बट एक इनलाइन स्टाइल्स की भी स्पेसिफिसिटी होती है, यानी अगर मैंने आईडी या किसी और सिलेक्टर को यूज करके अगर कोई भी सीएसएस अप्लाई किया है, पर अगर सेम प्रॉपर्टी पर मैंने सीएसएस अप्लाई कर दिया इनलाइन स्टाइल्स को यूज करके, तो हमेशा प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल्स को दी जाएगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यानी यहां पर ये जो लॉग इन एंड साइन अप बटन थे, इन दोनों को मैंने आईडी यूज करके यहां पर बैकग्राउंड कलर दिया था। बट अगर इनका इनलाइन स्टाइल से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, जैसे यहां पर इनलाइन स्टाइल से बैकग्राउंड कलर चेंज करने का मतलब होगा मैं लिखूंगी स्टाइल इक्वल्स इनके बैकग्राउंड कलर को लेट्स सपोज हम सेट करते हैं टू दिस ब्लू वायलेट, एंड ये सेम स्टाइल मैं कॉपी करने वाली हूं टू माय साइन अप बटन। इसको करते हैं सेव। अब मैंने क्योंकि दोनों को इनलाइन स्टाइल दे दिया, तो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी इस इनलाइन स्टाइल की होगी, ना कि style.css की। इसको करेंगे अगर रिफ्रेश, तो दोनों का कलर चेंज हो गया है टू पर्पल कलर। तो इसीलिए जब हमने शुरुआत में CSS को इंक्लूड करने के डिफरेंट वेज सीखे थे, तो उसमें हमने बात की थी इनलाइन स्टाइल्स की, और हमने ये भी बात की थी कि हम इनलाइन स्टाइल्स को ज्यादा यूज नहीं करते। इनफैक्ट इनको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे प्रैक्टिकल केसेस में, क्योंकि एक बार अगर इनलाइन स्टाइल्स में आपने स्टाइल या CSS सेट कर दिया, उसको बाद में किसी भी स्टेज पर जाकर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम दिस पर्टिकुलर वे ऑफ स्टाइलिंग को हमेशा अवॉइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में से, अपने कोड में से। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि इनलाइन की भी एक स्पेसिफिसिटी होती है, एंड वो आ जाती है बेसिकली 4th ऑर्डर पे। यानी अगर 3 डिजिट की जगह ये नंबर 4 डिजिट का होता, तो उसमें इनलाइन स्टाइल की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाती, इवन लार्जर एज कंपेयर टू द आईडी सिलेक्टर। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन HTML एंड CSS कोड व्हाट इज द कलर ऑफ H1। मुझे ये HTML का कोड दिया हुआ है, मुझे ये CSS का कोड दिया हुआ है, और मुझे अपने हेडिंग 1 H1 एलिमेंट का कलर बताना है। अब H1 के पास एक ID है ग्रीट नाम से, एंड एक क्लास है इसके पास माई क्लास नाम से, और टेक्स्ट इसके अंदर हेलो लिखा हुआ है। सेम H1 के लिए 3 बार CSS डिफाइन की गई है, यानी पहले CSS के अंदर H1 को कलर दिया गया है पिंक, उसके बाद ग्रीट से आईडी से एक्सेस किया है सेम एलिमेंट को जिसकी ग्रीट आईडी है, एंड इसको कलर दिया है येलो, एंड उसके बाद क्लास से एक्सेस दिया है, एंड फिर इसको कलर दिया है ब्राउन। अब हमने एक रूल याद किया था स्पेसिफिसिटी में कि आईडी की इंपॉर्टेंस क्लास से ज्यादा होती है एंड क्लास की इंपॉर्टेंस एलिमेंट से ज्यादा होती है। ये सिलेक्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है। अगर यहाँ पर देखें कौन से सिलेक्टर है, तो इसमें हमने एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया है, इसमें हमने आईडी सिलेक्टर यूज किया है, एंड इसके अंदर मैंने यूज किया है अपने क्लास सिलेक्टर को। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है मेरे आईडी सिलेक्टर की, दैट इज वाई H1 का जो कलर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू येलो। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे अपना HTML का ये वाला कोड दिया हुआ है, CSS का ये वाला कोड दिया हुआ है, और मुझे बैकग्राउंड कलर बताना है पैराग्राफ के लिए। तो एक डिव मैंने बनाया है HTML के अंदर, उसके अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैंने क्लास भी दी है पैरा नाम से, एंड उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा है। तो CSS के अंदर इस तरीके से प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। सबसे पहले डिफाइंड है कि इमीडिएटली डिव के बाद जो पैराग्राफ आता है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। उसके बाद डिफाइंड है कि डॉट पैराग्राफ से, यानी जो क्लास का नाम पैरा है उसके लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो ये बात तो हम यहाँ पर इसी पैराग्राफ की कर रहे हैं, बट यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पर मैंने क्लास सिलेक्टर को यूज किया है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली P को यूज किया है, एंड P से मैंने बैकग्राउंड कलर को दिखाने की कोशिश करी है एज ग्रीन। तो ये हो गया मेरा एलिमेंट सिलेक्टर। अब ये तो क्लियर है कि ये जो पैरा क्लास है ये इसी पैराग्राफ के लिए है, एंड ये एलिमेंट सिलेक्टर भी इस पैराग्राफ पर अप्लाई करेगा। एक बार इस div एंड p की बात करते हैं। यहां पर कौन सा सिलेक्टर यूज हो रहा है, ये सिलेक्टर है मेरा डिसेंडेंट सिलेक्टर, यानी div के अंदर कोई भी अगर पैराग्राफ है तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक के इक्वल। अब ये डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर हैं जो सारे के सारे पैराग्राफ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने सीखा है जब भी डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं जो पैराग्राफ पर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा 3 डिजिट नंबर,
तो सबके लिए 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ की अगर बात करूं तो एलिमेंट सिलेक्टर है, एलिमेंट के लिए मैं 1 नंबर ऐड कर देती हूं यहां पर, बाकी दोनों 0 हैं क्योंकि ना आईडी है, ना क्लास है, ना एट्रीब्यूट है, ना सूडो क्लास, वो सब सारी चीजें नहीं है। यहां पर पैराग्राफ की बात करें, क्लास सिलेक्टर है तो 1 आ जाएगा यहां पर, 0 0 यहां पर क्योंकि आईडी भी नहीं है, एलिमेंट सिलेक्टर भी नहीं है। डिव एंड पी की बात करें तो डिव मेरा एक एलिमेंट सिलेक्टर हो जाएगा, पी भी मेरा एक एलिमेंट सिलेक्टर है, तो दोनों मिलाकर 1 + 1 यानी 2 का स्कोर दे देंगे मुझे यहां पर, एंड बाकी यहां पर 0 आ जाएगा क्योंकि कोई क्लास नहीं है, यहां पर 0 आ जाएगा क्योंकि कोई आईडी नहीं है। तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 1। सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी पैरा की, तो मेरा जो कलर होने वाला है बैकग्राउंड कलर फॉर माय पैराग्राफ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ब्लू। आई होप कि हमें समझ में आया होगा कि जब भी डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी यानी बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर रहे हैं सारे, अगर ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा होता और ये सिर्फ कलर चेंज कर रहा होता तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो लड़ाई नहीं हो रही होती, तो हम स्पेसिफिसिटी भी कैलकुलेट नहीं करते, बट क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट हुई है, एंड जिसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू सबसे हाई है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मुझे यहाँ पर HTML कोड दिया हुआ है, ये मेरा CSS कोड दिया हुआ है, मुझे बताना है टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड का क्या कलर होने वाला है। तो मैंने एक डिव बनाया है, डिव के अंदर हमें एक क्लास दी हुई है जिसके अंदर ग्रीट डिव इसका नाम है, फिर पैराग्राफ बना है, पैराग्राफ की क्लास का नाम है ग्रीट, एंड इसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो यहां पर अगर मैं स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करूं तो आईडी कितनी यूज हुई है, यहां पर मेरे पास एक भी आईडी यूज नहीं हुई तो यहां पर 0 आ जाएगा। अगर मैं क्लास की बात करूं तो कितनी क्लास यूज हुई है, डॉट ग्रीट डिव ये एक क्लास यूज हुई है, डॉट ग्रीट ये दूसरी क्लास यूज हुई है, तो 1 + 1 कितना 2, तो यहां पर मैं ऐड कर दूंगी 2 को। एलिमेंट्स कितने यूज हुए हैं, डिव मेरा एक एलिमेंट है जो कि यूज हुआ है तो इसका स्कोर आ जाएगा 0 2 1। इसकी बात करते हैं, इसके लिए क्या स्कोर आएगा, आईडी कितनी यूज हुई है, आईडी 0 यूज हुई है। क्लास कितनी यूज हुई है, क्लास में डॉट ग्रीट डिव एक क्लास, डॉट ग्रीट 2 क्लास, तो 2 यहां पर यूज हुए हैं। बाकी एलिमेंट्स कितने यूज हुए, एलिमेंट्स में सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ पी यूज हुआ है तो इसके लिए स्कोर आएगा 0 2 1। इसके स्कोर की बात करते हैं, आईडी कितनी यूज हुई है, आईडी 0 यूज हुई है। क्लास कितनी यूज हुई है, क्लास एक मेरे पास डॉट ग्रीट डिव डॉट ग्रीट 2 क्लासेस यूज हुई हैं तो स्कोर में यहां पर 0 आ जाएगा, इस 0 को हम यहां से हटा लेते हैं। एंड एलिमेंट्स कितने यूज हुए, एक भी एलिमेंट यूज नहीं हुआ इस वाले सिलेक्टर के अंदर तो इसके लिए स्कोर आ जाएगा 0। अब इसका स्कोर है 21, इसका स्कोर है 21, इसका स्कोर है 20, ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है 21 वाला। अब 21 वाले दोनों के अंदर क्लैश हो गया तो 21 में कौन जीतेगा, तो यहां पर हमें याद आना चाहिए कि जब भी हमारी स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कैस्केडिंग प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, यानी जो बाद में आएगा वो जीतेगा। तो दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है तो इसमें बाद में ये वाला कलर है, इसीलिए मेरे टेक्स्ट का कलर होने वाला है ब्लू के इक्वल। एंड स्पेसिफिसिटी को हम चेक भी कर सकते हैं एंड इसको हम देख भी लेते हैं कि यहाँ लिखा क्या है। इसमें ये लिखा है कि ग्रीट डिव जो मेरे पास क्लास है यानी ये वाली क्लास, इसके अंदर जो पैराग्राफ है यानी ये वाला पैराग्राफ जिसकी क्लास है ग्रीट, इसका मुझे कलर सेट करना है टू ब्लू, तो इसका जो टेक्स्ट होगा उसका कलर सेट हो जाएगा टू ब्लू। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिसिटी को यूज करके चेक कर सकते हैं कि हमारे CSS में कौन सी वाली डिक्लेरेशन फाइनल आउटपुट में हमें दिख रही होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की। अब इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज है CSS के अंदर जिसको हम मैक्सिमम केसेस में कभी नहीं यूज कर रहे होंगे, बस कुछ स्पेशल केसेस में हम इसको यूज करते हैं, बाकी इसको डे टू डे जो यूजेज होता है CSS का उसके अंदर यूज नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट डिफाइन करने के लिए होता है या शो करने के लिए होता है द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इन द डॉक्यूमेंट, यानी CSS में एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप कभी भी चेंज नहीं करना चाहते, जिसकी प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वहां पर हम इंपॉर्टेंट लिख देंगे। जैसे ही मैंने किसी CSS प्रॉपर्टी के सामने इंपॉर्टेंट लिख दिया उसको कोई कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हमेशा। तो जैसे H2 की अगर हम बात करते हैं तो H2 में अगर मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू डिफाइन किया और उसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया तो बाद में इस CSS प्रॉपर्टी को हम कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैंने अपने H3 यानी ये वाली जो मेरी हेडिंग है इसके लिए इनफैक्ट शुरुआत में ही मैं लिख देती हूँ कि शुरू में ही मैंने लिख दिया कि मेरी जो हेडिंग H3 है इसके लिए बैकग्राउंड कलर ये एंटीक वाइट हमेशा रहेगा और इसके आगे मैंने
एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट लिख दिया और इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो उस कलर को हम कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। अब जो बैकग्राउंड कलर है वो एंटीक वाइट के ही इक्वल है। इवन दो H3 के लिए कैस्केडिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से लास्ट में मैंने कौन सा बैकग्राउंड कलर दे रखा था, ब्लू दे रखा था, बट क्योंकि यहां पर इस प्रॉपर्टी के सामने इंपॉर्टेंट आ गया तो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन CSS टर्म्स। तो जहां पर भी जिस भी CSS प्रॉपर्टी के सामने आपने इंपॉर्टेंट लिख दिया वही हमेशा अप्लाई होगी CSS के अंदर, ये हमेशा हमें जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के अगर मतलब की बात करें तो जब एक जनरेशन से या ऊपर वाली लेयर से जब चीजें नीचे वाली जनरेशन में जाती हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली लेयर थी, उस लेयर से सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे पेरेंट्स वाली लेयर तक आती हैं और उससे सारी की सारी चीजें हमारी लेयर तक आएंगी। तो जब एक लेवल से प्रॉपर्टीज दूसरे लेवल पर जाती हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर्टी इन द सेंस प्रॉपर्टी नहीं बट क्वालिटीज या और बाकी चीजें, उन्हें हम कहते हैं कि वो चीजें इनहेरिट हो रही हैं। तो सेम इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है CSS और HTML के अंदर। अब क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया है कि जैसे लाइफ के अंदर पहले ग्रैंड पेरेंट्स वाली लेयर होती है, फिर पेरेंट्स वाली लेयर होती है, फिर हमारे वाली लेयर होती है, तो वैसे ही HTML के अंदर भी हमारे पास लेयर्स होती हैं एलिमेंट्स की। हो सकता है बाहर की तरफ हमने कोई डिव लिखा हो, डिव के अंदर मैंने किसी पैराग्राफ को क्रिएट किया हो, पैराग्राफ के अंदर मैंने किसी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया हो, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लेवल के हिसाब से डिव जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर में है, नीचे वाली लेयर में मेरे पास पैराग्राफ आ जाता है एंड उससे नीचे वाली लेयर में मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ से CSS की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैंने डिव को कोई क्वालिटी दे दी, अगर मैंने डिव को कोई CSS की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया, मान लेते हैं मैंने डिव का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लू सेट कर दिया और पैराग्राफ का कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं है, तो इनहेरिटेंस से क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन तक भी पहुंच जाएंगी। यानी पैराग्राफ का भी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू हो जाएगा एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एक index.html नाम की मैंने एक फाइल बनाई हुई है एंड उसके साथ मैंने अटैच कर दिया एक style.css जो भी खाली है। तो index.html से कुछ इस तरीके का कंटेंट स्क्रीन पर मुझे दिखाई देता है, बट अभी के लिए इस कंटेंट को इग्नोर करके मैं अपने वाला एग्जांपल लेती हूँ। यानी मैंने क्या किया, एक डिव बनाया, डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पैराग्राफ के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट के। A, इसको कह देते हैं B, इसको कह देते हैं C, एंड इस तरीके से बहुत सारे आइटम्स आ गए हैं। अब पैराग्राफ के अंदर भी हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। अब ऊपर वाला जो पार्ट है इसको एक पल के लिए मैं अभी करने वाली हूँ कमेंट आउट, एंड अभी के लिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ कुछ ऐसा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर ये मेरे पैराग्राफ का पार्ट है जो डिव के अंदर है, ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड ये मेरे लिस्ट के आइटम्स हैं। अब मैं style.css में क्या करूंगी, सिर्फ जो मेरा डिव होगा, जो मेरा डिव है इसे मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूं ब्लू के इक्वल। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ डिव को बैकग्राउंड कलर दिया है, मैंने पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, मैंने लिस्ट को भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। लेकिन जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगी ये सारी की सारी चीजें ब्लू हो गई, मतलब मेरा पैराग्राफ भी ब्लू हो गया है, मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट भी ब्लू हो गई है, मेरी लिस्ट भी ब्लू हो गई है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया कि जबकि मैंने पैराग्राफ और अनऑर्डर्ड लिस्ट इन दोनों को कलर नहीं दिया था, बट क्योंकि मैंने डिव को कलर दे दिया तो वो डिव वाली प्रॉपर्टी पैराग्राफ ने इनहेरिट कर ली, यानी इसने पैराग्राफ ने डिव से उसकी प्रॉपर्टीज ले ली एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट ने पैराग्राफ से उसकी प्रॉपर्टीज ले ली एंड जो हमारा लिस्ट का आइटम है उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट से उसकी प्रॉपर्टीज ले ली। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस लेवल वाइज वर्क करता है। अगर यहीं पर मैंने पैराग्राफ को इसका अपना कलर दे दिया होता, मतलब मैंने पैराग्राफ को कोई कलर दिया होता, बैकग्राउंड कलर मान लेते हैं येलो दिया होता, और अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो पैराग्राफ का तो कलर येलो ही रहा, लेकिन बाकी चिल्ड्रन यानी नीचे वाले लेवल पर डिव के अंदर जो जो चीजें हैं, डिव के अंदर अभी क्या है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, उसके अलावा अनऑर्डर्ड लिस्ट है
एंड लिस्ट है। तो पैराग्राफ वाले जो आइटम है इनको तो मैंने कलर येलो दे दिया, पर बाकी आइटम्स जिनको अभी कलर नहीं दिया गया वो क्या करेंगे, अपनी ऊपर वाली लेवल या ऊपर वाली जनरेशन से कलर लेने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें इमीडिएटली कौन मिलता है, जिसको कलर मिला हुआ है, इन्हें इमीडिएटली डिव मिलता है जिसके पास कलर असाइंड है, तो ये उससे अपना कलर इनहेरिट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेंस की सीएसएस के अंदर। इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स पर एक बार ट्राई करके देखने वाले हैं। तो अपना जो पार्ट हमने कमेंट आउट किया था इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं सेव, इन चीज़ों को हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं सेव एंड दोबारा से रिफ्रेश। तो ये मैंने एक वेब पेज बनाया है जिसमें ऊपर की तरफ एक मेन हेडिंग है, यहाँ पर थोड़ी सी सब हेडिंग्स दी हुई हैं, यहाँ पर मेरे पास इनपुट बॉक्सेस हैं, ये पासवर्ड के लिए बॉक्स है, एंड ये मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। अब मैंने 2 डिव्स बनाए हुए हैं, एक डिव के अंदर मेरी फर्स्ट हेडिंग है, एक डिव के अंदर मेरी सेकंड हेडिंग है, यानी ये मेरा पहला डिव है, ये मेरा दूसरा डिव है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, डिव के लिए मैं कोई बैकग्राउंड कलर सेट करूंगी। लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर सेट किया टू येलो, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा एक डिव हो गया जिसके पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। इनका बैकग्राउंड कलर येलो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने डिव की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लिया। यहीं पर अब अगर मैं इस फर्स्ट डिव की बात करूं तो इस फर्स्ट डिव के अंदर अब अगर मैं फॉर्म को कलर दे दूं, यानी इतने पार्ट को अगर कलर दे दूं, तो इसको कलर देते हैं फॉर्म को। लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है रेड के इक्वल, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इतना पार्ट जो फॉर्म के अंदर वाला पार्ट था, इस पार्ट में बैकग्राउंड कलर अब चला गया है रेड के इक्वल। तो ये वाले जो एलिमेंट्स थे जो मेरे फॉर्म के अंदर आ रहे थे, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट्स हैं मेरे इनपुट्स के लिए लेबल्स हैं। तो इन वाले एलिमेंट्स के लिए जो बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है वो सेट हो गया है रेड के इक्वल। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं हायरार्की बनाऊं तो डिव के अंदर फॉर्म आता है और फॉर्म के अंदर लेबल आता है। अब लेबल सबसे पहले चेक करेगा कि क्या फॉर्म के पास बैकग्राउंड कलर सेट हो रखा है। फॉर्म के पास बैकग्राउंड कलर रेड सेट है तो लेबल भी क्या करेगा, अपना बैकग्राउंड कलर भी रेड सेट कर लेगा। लेकिन अगर फॉर्म के पास बैकग्राउंड कलर रेड सेट नहीं था, यानी ये वाली वैल्यू जब सेट नहीं थी, तो उस केस में क्या करता, लेबल चेक करता कि फॉर्म के पेरेंट यानी डिव के पास क्या बैकग्राउंड कलर सेट था, बैकग्राउंड कलर डिव के पास सेट था एंड दैट कलर वाज येलो। तो उस केस में सारी की सारी चीजों ने अपना जो बैकग्राउंड कलर था उसको येलो सेट किया था। अब एक और चीज हम इस डॉक्यूमेंट में नोटिस करेंगे कि सारी की सारी चीजों के बैकग्राउंड कलर येलो सेट हो गए, बट ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं इनके कलर सेट नहीं हुए। इनपुट बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करते, यानी लेबल प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा, बाकी चीजें भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगी, पर ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं या फिर ये जो बटन है ये बाय डिफॉल्ट किसी प्रॉपर्टी को पेरेंट से इनहेरिट नहीं करेंगे। अगर मुझे इनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाना है तो उसके लिए स्पेसिफिकली सीएसएस के अंदर जाकर मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट के अंदर, अगर मैं चाहती हूं कि ये बैकग्राउंड कलर को इनहेरिट करें तो मुझे लिखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कलर को अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लो। तो इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तब जाकर मेरे इनपुट बॉक्सेस का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होगा। सेम चीज ट्रू है मेरे बटन के लिए, बटन के लिए भी मुझे जाकर लिखना पड़ेगा बटन, एंड इसके लिए भी अगर मैं चाहती हूं कि मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज होकर जो भी ये वैल्यू इनहेरिट करेगा उस पर चेंज हो जाए, तो इसको करेंगे रिफ्रेश और अब मेरे बटन का भी बैकग्राउंड कलर चेंज होकर हो जाएगा येलो के इक्वल। तो 2 चीजें याद रखनी है, एक ये कि हर एलिमेंट कोशिश करता है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है तो, और पेरेंट की नहीं मिलती तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स या ऊपर लेवल के एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की कोशिश करता है। दूसरा ये कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते, बटन्स एंड इनपुट उन एलिमेंट्स के टाइप्स हैं जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं कर पाते, तो उनके केस में प्रॉपर्टी इनहेरिट कराने के लिए हमें सीएसएस में उनको सिलेक्ट करके लिखना पड़ता है प्रॉपर्टी का नाम, एंड उसमें वैल्यू में हमें देना होता है इनहेरिट। अब इसके अलावा एक और स्पेशल चीज है जो हम सीखने वाले हैं, वो है कि हम इंस्पेक्ट को और ज्यादा कैसे यूज कर सकते हैं सीएसएस को मैनिपुलेट करने के लिए या उसको सीखने के लिए। अब जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करती हूं, जैसे मान लेते हैं मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया, तो अपने इंस्पेक्ट के कंसोल में मुझे इसकी सारी डिटेल्स दिखाई देने लगती हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इस स्टाइल्स की। जब मैं स्टाइल्स पर चले जाती हूं तो यहां पर मुझे एलिमेंट का पूरा स्टाइल दिखने लगता है। इनफैक्ट ये जो H2 हेडिंग है इसका स्टाइल मैं चेंज भी कर सकती हूँ। यहाँ एलिमेंट डॉट स्टाइल में जाऊंगी और यहाँ अगर मैं कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस कलर को चेंज करके रेड भी बना सकती हूँ। तो मेरी हेडिंग का क्या हुआ, कलर चेंज होकर रेड हो गया। मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ये बैकग्राउंड कलर मैंने सेलेक्ट किया एंड इसमें
मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ ब्लैक। तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया एंड फॉरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर हो गया है रेड के इक्वल। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम इंस्पेक्ट में ही जाकर मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसी सेम तरीके से मैं किसी और एलिमेंट के लिए, लेट्स सपोज इस पैराग्राफ के लिए अगर इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहूँ तो एलिमेंट स्टाइल में जाकर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज करके कर सकती हूँ टू एक्वा, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं, कई सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम काफ़ी डायनेमिक तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरी क्या वैल्यू एक्चुअली सेट होने वाली है। तो मोनोस्पेस मैंने सेट कर दिया है एंड इस तरीके से मैं CSS को ब्राउजर के अंदर ही चेंज करके चेक कर सकती हूँ कि कौन सी चीज़ वेब पेज के ऊपर अच्छी दिखेगी एंड कौन सी चीज़ वेब पेज के ऊपर अच्छी नहीं दिखेगी। अगर मान लेते हैं अभी मुझे इस फॉन्ट को बंद करना है और डिफॉल्ट चलाना है तो मैं यहाँ से जाकर इस प्रॉपर्टी को क्रॉस भी कर सकती हूँ। टिक कर दिया यानी क्रॉस कर दिया। अब अगर इसका बैकग्राउंड कलर मैं वापस से रीसेट करना चाहती हूँ तो इसको प्रॉपर्टी को अनटिक करके मैंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को क्रॉस कर दिया। और जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश कर दूंगी तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें मैंने लिखी थी CSS फाइल के अंदर वही सारी स्टाइलिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही होगी। एक और चीज ट्राई करते हैं, जैसे मेरे पास ये बटन है, मेरा लॉगिन बटन। लॉगिन बटन के लिए मैं एक स्टाइल डिफाइन करने वाली हूँ फॉर हवर। जैसे ही जो मेरा बटन है इस पर हवर किया जाए तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा टू रेड। ये मैंने इसके लिए प्रॉपर्टी सेट की है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, हवर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर रेड पर सेट हो गया। अब जैसे ही मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगी, मान लेते हैं मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, अब स्टाइल्स के अंदर जाकर जब मैं इस HOV पर क्लिक करूंगी तो मुझे बहुत सारी एलिमेंट स्टेट्स दिखेंगी। बेसिकली सूडो क्लास का काम होता है किसी स्टेट को सिलेक्ट करना, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं हवर स्टेट में चेक करूँ कि बटन के साथ क्या होगा। तो हवर स्टेट में इसने मुझे दिखा दिया कि मेरे बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ विजुअली भी दिख रहा है कि हवर स्टेट के अंदर बटन का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। बट हवर स्टेट नहीं है तो बटन का बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा, और अगर स्टेट है तो दोबारा से रेड में चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ हवर स्टेट में बैकग्राउंड कलर रेड में चेंज ना हो, तो इस चीज को मैं यहीं पर टेस्ट कर सकती हूँ कि चेंज नहीं हुआ तो क्या रहेगा, चेंज नहीं हुआ तो येलो रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी CSS की चीजें हैं जो हम ब्राउजर के अंदर ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हमें ये आना चाहिए। हमने क्या क्या सीखा, इस एरो पर क्लिक कर मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये हमें ऑलरेडी आता है, बट उस एलिमेंट की हम स्टाइलिंग भी चेक कर सकते हैं, उस स्टाइलिंग को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें चीजें ऐड भी कर सकते हैं, उसमें चीजें डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब अनटिक कर सकते हैं, टिक एंड अनटिक कर सकते हैं, स्टेट भी चेक कर सकते हैं। तो कई सारी ऐसी CSS है जो सिर्फ हम ब्राउजर पे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी लगेगी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और खास चीज है जिसका आपको शायद दिमाग में आया होगा कि जब भी हम वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं तो बहुत सारे अजीब से कलर हमें दिखाई देते हैं। मतलब हो सकता है कि आप उतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो, डेफिनेटली मैं तो उतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, विजुअली चीजें मुझे अच्छे से डिजाइन करना नहीं आता। तो ऐसे केसेस में अगर हम अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो हम कैसे पता करें कि कौन से कलर्स एक वेबसाइट के ऊपर सुंदर लगेंगे, कौन से 4-5 कलर्स का कॉम्बिनेशन एक वेबसाइट के ऊपर अच्छा लगेगा। तो उस केस में बहुत सारे ऑनलाइन कलर पैलेट्स होते हैं। तो अगर मैं सर्च करूं तो बहुत सारे कलर पैलेट्स मुझे मिल जाएंगे। कलर पैलेट्स के लिए काफ़ी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। एक कूलर्स एक अच्छी वेबसाइट है जिस पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कैनवा पर भी काफ़ी सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे एंड माई कलर स्पेस में भी मिल जाएंगे। तो कलर पैलेट से मुझे पता चल जाता है कि कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन देख के मुझे अच्छा लगने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं कलर्स को जनरेट कर रही हूँ, ये coolers.co नाम से वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये 5 कलर्स इसने जनरेट किए हैं। इन कलर्स के आपको हेक्स कोड भी मिल जाएंगे। तो इसने बोला है कि ये 5 जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है ये आपकी वेबसाइट पर अच्छा लग सकता है। सेम चीज़ हम कैनवा पर जाकर कर सकते हैं। दिस इज canva.com। इसमें ये जैसे ये कलर पैलेट्स का आपको सेट मिल गया या ये कलर पैलेट्स का सेट मिल गया कि ये 4 कलर्स एक वेबसाइट के ऊपर देखने में अच्छे लगेंगे। एक कलर आप मेन हेडिंग्स के लिए रख सकते हैं, एक कलर आप कंटेंट के लिए रख सकते हैं, एक कलर आप बटन्स के लिए रख सकते हैं। सेम चीज़ आपको कलर स्पेस में मिल जाएगी कि मान लेते हैं मुझे किसी स्टार्टिंग कलर से स्टार्ट करना है, FFA 511 मान लेते हैं मुझे इसको जनरेट करना है कि येलो कलर से कौन से कलर पैलेट मैच करेंगे। तो इसने मैचिंग एक जेनेरिक ग्रेडियंट मुझे दे दिया है कि ये 6 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा लगेगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो हमेशा CSS के अंदर जो कलर्स होते हैं या फिर किसी वेबसाइट प्रोजेक्ट को आप डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर क्या कलर्स डालने हैं ये हमें खुद से इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही रेड ग्रीन ब्लू जो बेसिक कलर्स के साथ हम CSS सीख रहे हैं वो यूज करने होते हैं। हम काफी सारे डिफरेंट कोड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कलर पैलेट्स को ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ताकि हमारे वेब पेजेस, हमारी CSS और ज्यादा सुंदर लगे।
अच्छा, इसके अलावा इनहेरिटेंस में एक और छोटी सी चीज कि हर प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं होती। जैसे बैकग्राउंड कलर इनहेरिट हो जाएगा, कलर इनहेरिट हो जाएगा, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे मेरी विड्थ हो गई, या जैसे मेरी हाइट हो गई, या जैसे बॉर्डर हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नॉन इनहेरिटेड होती हैं, जिनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने पेरेंट में कोई प्रॉपर्टी सेट कर दी तो उसको हमेशा हम इनहेरिट कर पाएंगे। कई बार ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जो इनहेरिट हो ही नहीं सकती, तो उस केस में स्पेसिफिकली जाके हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करना पड़ता है। तो आई होप कि सीएसएस में सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स, स्पेसिफिसिटी, इनहेरिटेंस एंड और भी डिफरेंट जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े, उनको पढ़ने में आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड इसके बाद सीएसएस को काफ़ी लंबा जा रहा है सीएसएस एज कम्पेयर टू एचटीएमएल, बट ये जो जितने भी पार्ट्स हम करने वाले सीएसएस के सारे वर्थ इट होंगे। एंड जितना भी टाइम हम इस चीज़ के ऊपर इनपुट करेंगे वो और ज़्यादा बेटर प्रोजेक्ट्स एंड बेटर वेबसाइट्स डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा होगा।